दोस्तों इस वाले लेक्चर में हम 1 से लेकर के 14 चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिया तो 32 नंबर आपके एग्जाम में एकदम पक्के हैं। 32 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 80 में से 80 नंबर लाने का जो सपना देखा है मैथमेटिक्स में, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में पूरा हो जाने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं परिधि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं सभी कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड के बच्चों का हमारे अरिविहान की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूं आप बहुत ही बढ़िया हैं। और हम लोगों ने जो अभी तक आपकी 1 से लेकर के 14 चैप्टर्स की जो पूरी तैयारी कंप्लीट करा दी है, थ्योरी के साथ में 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चंस हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर देख लिए हैं और जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको कराए थे वो आपने एकदम कंप्लीट भी कर लिए हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो बच्चा पढ़ रहा है ना, काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक पूरे के पूरे कितने, पूरे 14 चैप्टर्स को हम लोग कवर करके सारे के सारे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम आज की इस वाली क्लास में कवर करेंगे। कितने नंबर पक्के होंगे एग्जाम में से? तो बेटा इससे एग्जाम में आपके 32 मार्क्स एकदम पक्के हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से अंत तक देखना है। इसमें हम 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक सारे के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम में 32 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आर यू रेडी गाइज? बिल्कुल। तो सभी बच्चे जो हैं यहाँ पर मेरे साथ में पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, कमर कस के बैठ चुके हैं कि मैम अब लेक्चर कितने लंबा चला जाए, जब तक 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म नहीं कर लेंगे हम नहीं उठेंगे। बिल्कुल, तुम आप भी मत उठिएगा, मैं भी नहीं थकूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं पहले चैप्टर से प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की, जिसका नाम क्या है भैया, समुच्चय सेट। देखो वैसे हम लोगों ने आपको बहुत सारी थ्योरी जो है ऑलरेडी पढ़ा दी है, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आते हैं ना, ये कहीं और से नहीं आ रहे हैं, उसी के अंदर से निकल के आ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो अगर आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे पहले हमारे साथ में सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो इसमें तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हल होने वाले हैं। समुच्चय हमको दे रखा है भैया 1 के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो आपको बताया गया है कि कोई भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या अगर निकालनी है तो देखिए जरा कि उस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे मैम एक ही अवयव है, ये एकल समुच्चय है। बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हो। तो दो की पावर क्या आएगी हमारे पास में, n। मतलब किसी भी समुच्चय के अंदर उप समुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करनी है कि भैया उप समुच्चय कितने बनेंगे इससे, तो क्या होता है 2 to the power n हम लोग निकालते हैं। और n क्या होती है, n यहाँ पर भैया क्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। क्या होती है, n अवयवों की संख्या होती है। अब आप बोलोगे मैम कि इस वाले हमारे पास में समुच्चय में अवयवों की संख्या सिर्फ 1 है, तो बेटा इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या बनेगी, 2 की घात 1, यानी कि कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो हमारे पास में बनेगा 5 और एक स्वयं 1 ही बन जाएगा, क्योंकि हर एक समुच्चय अपने आप में उप समुच्चय ही तो होता है। तो कितना आंसर जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, यदि ए और बी 2 असंयुक्त समुच्चय हैं। अब अगर असंयुक्त समुच्चय हैं इसका मतलब तो बेटा सीधी सी बात है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा बेटा 5। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स दे रखा है, समुच्चय वाई दे रखा है, बोला है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल दो, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी उभयनिष्ठ है वो निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे भैया, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे अवयव जो कि एक्स में भी है और जो वाई में भी है वो इसके अंदर आने वाले हैं। तो जरा देखते हैं, एक हमारे पास में एक्स में भी है, वाई में भी है, 2 है क्या, नहीं भैया। 3 की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल 3 भी है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आ गई, 1,3, क्योंकि 1,3 इसमें भी है और 1,3 इसमें भी है। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसकी बात करते हैं, समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। बिल्कुल, तो पहली बात तो ये कि आखिरकार इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, तो 2 की पावर कितना होगा, कितने अवयव इसके अंदर, 1, 2, 3, तो बेटा 3 हो जाएगा, यानी कि मैम हमारे पास में कुल 8 उप समुच्चय इसके बनने वाले हैं। एकदम सही बात कर रहे हो। अब जरा देखते हैं क्या क्या बनेंगे। तो एक तो हो गया 5,
रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या, हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा मैम 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1,2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भैया 1,3 आ जाएगा। उपसमुच्चय का मतलब समझते हो, जो इसके अंदर से निकले, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा भैया हमारे पास में मैम 2,3 भी आ जाएगा, एकदम सही बात कर रहे हो। और हर एक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो होता ही है, तो 1 2 3 भी आ जाएगा। क्या पूरे 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल मैम बन गए। तो लिख दोगे उपसमुच्चय कितने बनने वाले हैं, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं तो समुच्चय ए में कितने उपसमुच्चय होंगे। तो भैया सीधी सी बात है, अगर समुच्चय ए में n अवयव हैं तो समुच्चय ए में उपसमुच्चयों की संख्या क्या बनेगी, 2 की पावर n। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए यूनियन बी की बात हो रही है। अब बेटा ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे मैम जो ए में भी है और जो बी में भी है, मतलब कुल मिलाकर के ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में है और जो बी में है वो सिर्फ और सिर्फ वही अवयव आएंगे जो दोनों में होंगे। लेकिन ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए या बी में हो, मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 से शुरू हो रहा है मामला, तो 2 4 6 8, ठीक है। 9 है क्या, नहीं है। 10 है क्या, बिल्कुल है। फिर 11 है क्या, नहीं है। फिर क्या है हमारे पास में 12। अब सीधी सी बात है, आप कहोगे मैम 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, रिपीटेशन लागू नहीं होता है, पुनरावृत्ति होती है, उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 और 12, तो ये ए यूनियन बी आ गया। अगर यहाँ पे बात होती ए इंटरसेक्शन बी की, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, ए से अवयव जो ए और बी दोनों में हो, तो क्या आ जाते फिर 6 और 8 आता सिर्फ जो दोनों में है। लेकिन ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो ए या बी में। क्लियर है। रिक्त समुच्चय का संकेत है भैया, रिक्त समुच्चय का संकेत बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 5 से इसको डिनोट करते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है भैया, ऐसे भी, खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों सही विकल्प, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए यूनियन ए बार, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। ए हमारे पास में क्या है, ए मेरे पास में कोई मतलब सेट है और ए हमारे पास में बार क्या है, एक पूरक है हमारे पास में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, यू बना देंगे। यू मतलब कि हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय बना देंगे। क्या बना देंगे, हमारे पास में ये सार्वत्रिक समुच्चय बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में ए और ए हमारे पास में जो कॉम्प्लीमेंट है, ए का जो पूरक समुच्चय है, उन दोनों का यूनियन दिया है, यानी कि ए या तो इसमें है या उसमें है। तो कुल मिलाकर के ए और ए का पूरक का जवाब यूनियन करते हैं तो हमारे हमको क्या मिल जाता है, सम्मिलन करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है भैया, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाएगा। आगे देखते हैं, क्या ये हमारे पास में एक रिक्त समुच्चय है, जल्दी बताओ। रिक्त समुच्चय का संकेत अभी अभी बताया था मैंने, तो क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं भैया, ये हमारे पास में हो जाने वाला है असत्य। मैम ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा इसके हमारे पास में जो रिक्त समुच्चय होता है उसको हम फाई या फिर इससे दर्शाते हैं, ये हमारे पास में रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो उसने बोला है कि बताओ इनमें से कौन सा चीज जो है वो सही होने वाली है। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, जो कि ए और बी दोनों में होना चाहिए, तो कौन कौन सा है भैया, हमारे पास में अवयव 3 है जो मुझे दोनों में दिख रहा है, तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। अब ये जो समुच्चय है हमारे पास में कैसा समुच्चय भैया, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो 2 की पावर क्या हो जाने वाली है इस बार, 0, और 2 की घात 0 का मान कितना होगा बेटा, 1। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1, ऑप्शन नंबर ए। समझे बात को, समझे बात को। आगे देखते हैं। समुच्चय ए हमको दे रखा है कि भैया x, समुच्चय ए के अंदर कौन सा अवयव आएगा, x, जो कि एक पूर्णांक है और x का मान -3 और 7 के बीच में, यानी कि -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा हमारे पास में, समुच्चय -3 से बड़ा है, ठीक है भैया। तो क्या जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि 7 से छोटा है। तो ठीक है, हमारे पास में इस समुच्चय ए का रोस्टर फॉर्म क्या निकल के आ गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर तुरंत कर लेना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय है। अरे भाई कैसे हो गया, अगर मैं आपको बोलूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय बनाना है, तो आपकी नजर में कोई अलग है, मेरी नजर में कोई अलग है, तो ये हमारे पास में एक समुच्चय नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया मेरे पास में, ये भैया मेरे पास में असत्य हो गया, ठीक है।
आगे देखते हैं ए यूनियन फाई, कि भैया ए का आपको फाई के साथ में यूनियन करना है। तो जब ए का फाई के साथ में अगर हम यूनियन करेंगे तो ए का फाई के साथ में यूनियन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, ए ही निकल के आ जाएगा, जो कि ए या फाई, ठीक है ना। तो ए का अगर मान लो किसी भी समुच्चय का अगर आप फाई के साथ में रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन करते हैं तो वही समुच्चय निकल के आता है, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। ए भी आपको दे रखा है, क्या उसने बोला है कि भैया जो ए है ना, क्या वो बी का एक उचित उपसमुच्चय है। अब उचित उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर के जो हमारे पास में ए है ना वो बी से ही निकला है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 मेरे पास में जो समुच्चय ए में अवयव है वो बी में भी है, लेकिन बी और ए आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ए हमारे पास में उपसमुच्चय है किसका, बी का। और कैसा उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय है। तो बिल्कुल ये बात हमारे पास में क्या हो जाएगी, एकदम सत्य हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब आप एक क्या पूरक उपसमुच्चय के साथ, मतलब ए का जो हमारे पास में समुच्चय है और एक उसका पूरक समुच्चय, उन दोनों के साथ में अगर आप उसका इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि आप उसमें से उभयनिष्ठ लेना चाहेंगे, तो बेटा क्या मिलेगा, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा मैम, फाई आने वाला है, रिक्त समुच्चय आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो हमारे पास में एक ए है और एक ए नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। समुच्चय ए आपको दे रखा है, बोला है कि ये x है और x इस तरीके से है कि प्राकृत संख्या है और x का मान देखो भैया, हमको समुच्चय ए के अंदर x का मान इस तरीके से लेना है कि x का मान जो है वो छोटा है 5 से लेकिन बड़ा है 7 से। क्या कोई x का मान ऐसा निकल के आ सकता है जो कि एक प्राकृत संख्या है जो कि 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। आप बोलोगे मैम 5 से छोटी और 7 से बड़ी, नहीं मैम ऐसा तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बेटा, तो हमारे पास में ऐसी कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो हमारे पास में 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। और सीधी सी बात है, 5 से छोटी होगी 7 से बड़ी कैसे हो सकती है। तो ये हमारे पास में क्या आने वाला है, फाई आने वाला है, रिक्त समुच्चय आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा। अगर बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की कि किसी समुच्चय ए बी सी डी के सभी अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी, तो देखो भैया अगर हम बात करें इस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो उसके अंदर कितने अवयव है, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे मैम 2 की पावर 4 कर दो, हमारे पास में 16 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। एकदम सही बात कर रहे हो, लेकिन उसने बोला अरिक्त उपसमुच्चय। अब इसमें जो 16 हमारे पास में उपसमुच्चय इसके बने, इसमें एक रिक्त उपसमुच्चय भी तो है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 0 - 1। तो बेटा अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 15। कितनी निकल के आएगी, 15। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अरिक्त की बात उसने बोली थी। अब हमारे पास में ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, ए दे रखा है। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय लिखिए। पूरक समुच्चय मतलब कि जो कि ए में ना आए। तो बाकी बचे हुए अभी कौन कौन से होगा, 1 3 5 7 9 ए के अंदर आ रहे हैं। तो बाकी बच्चे कौन से भैया, 2 4 6 8 और 10, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास में, ए के पूरक में आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ। बात समझ में आ गई तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 4 6 8 और 10 होगी। 1 3 5 7 9 उसमें थे, तो 1 3 5 7 9 किसको हटाना था हमको, 1 3 5 7 9 को हटा दोगे तो बचे 2 4 6 8 और 10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए यूनियन बी बराबर अगर हमारे को क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। ए यूनियन बी अगर हम कर रहे हैं और हमको बराबर में ए ही मिल रहा है, इसका मतलब तो बेटा बी जो है ना हमारे पास में कुल मिला के वो ए का एक उपसमुच्चय है। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं और हमको बराबर में ए ही मिल रहा है, इसका मतलब जो बी है ना वो क्या है, हमारे पास में ए का उपसमुच्चय है। अब देखिए किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए अगर आप ए घटना का मतलब अगर आप ए समुच्चय का पूरक करते हैं, उसका वापस से पूरक करते हैं, तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं। ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, कितनी बार कर चुके हैं। तो भैया देखो ए और बी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्या आपको कुछ ऐसा उभयनिष्ठ दिख रहा है जो ए और बी दोनों में हो। आप बोलोगे मैम इसमें 2 4 है, इसमें 3 5 है, ये सम संख्या है, इसमें विषम संख्या है। बिल्कुल, इसमें हमारे पास में कुछ भी हमको क्या नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा। तो ये बेटा कैसा है, हमारे पास में एक रिक्त समुच्चय है, फाई आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यदि हमारे पास में समुच्चय जो है बी, अगर वो ए का क्या है यहाँ पर सबसेट है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, अगर बी जो है वो ए के अंदर से ही निकल के आ रहा है और अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि बी तो ए में ही समाया हुआ है। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ए बी दे रखा है हमको, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हमको निकालना है a माइनस बी माइनस ए। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम b माइनस ए कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास में a से अवयव जो कि b में तो है, मतलब कुल मिला के b में से हमको a को माइनस कर देना है, a को घटा देना है। a से अवयव इसमें b तो है लेकिन a नहीं है। ठीक है भैया, तो b माइनस ए अगर हम करते हैं तो मेरे पास में 1 आ जाएगा, है ना।
मतलब बी के अवयव रहेंगे लेकिन ए नहीं रहेगा। तो ए में अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है बस, तो 4 को छोड़ दो तो 1 6 और 9 बी माइनस ए आ जाएगा, यानी कि जिसमें ए नहीं है सिर्फ और सिर्फ बी है। ठीक है, तो हमारे पास में 4 को छोड़ देंगे तो 1 6 9 इसके अंदर बी माइनस ए के अंदर आ जाएंगे। अब उसने क्या बोला कि भैया ए माइनस बी माइनस ए निकालो, मतलब कि ए से अवयव जो ए में तो है लेकिन बी माइनस ए इसमें नहीं आने वाला है, तो ए आएगा लेकिन बी माइनस ए नहीं आएगा। तो बी माइनस ए मेरे पास में 169 निकला, इसमें 169 है क्या, नहीं है, तो सीधी सी बात है सिर्फ और सिर्फ ए आएगा, यानी कि 4 5 8 और 12। तो a माइनस बी माइनस ए किसके बराबर हो गया, हमारे पास में समुच्चय a के बराबर ही हो जाने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 5 8 और 12। चलिए आगे देखते हैं, a हमारे पास में उपसमुच्चय है b का, a और b आपस में बराबर नहीं है, ध्यान देना, a b का उपसमुच्चय है और a और b आपस में बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है कि a b का कैसा उपसमुच्चय है, तो a b का कैसा भैया, उचित उपसमुच्चय होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है और a b के अंदर से ही निकल रहा है, प्रॉपर सबसेकम जिसको कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो परिमित आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, परिमित। चलिए स्वागत करते हैं प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाला भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, इसका आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको क्वेश्चन यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मैंने चीजें आपको इतनी समझाई बस ये याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अब अगर हम इस वाले चैप्टर की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन एकदम गर्मा गर्मा आ गया, क्या कह रहा है कि यदि ए दे रखा है बी दे रखा है, ए से बी पर संबंधों की संख्या क्या होगी। तो बेटा सुन लो कि हमारे पास में संबंधों की संख्या किस तरीके से निकलती है, 2 की पावर पी क्यू, कैसे निकलती है, 2 की पावर पी क्यू। इसका मतलब क्या कि हमारे पास में समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव हैं, तो वो हो जाएगा पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 2 अवयव है। समुच्चय बी के अंदर कितने अवयव है हमारे पास में, तो वो हो जाएगा क्यू, कितने अवयव भैया, 2 अवयव है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर क्या जाएगी, 2 गुणित में 2 क्या जाएगी, 2 की पावर 4, यानी कितना जाएगा बेटा 16। तो क्या लिखा है कि ए और बी तो हमको दे रखा है, तो ए से बी पर संबंधों की संख्या कितनी बनने वाली है, तो बेटा 16, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सूत्र आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं, ए का अगर आप फाई के साथ में क्या करेंगे, कार्तीय गुणनफल करेंगे तो क्या आपको वापस ए मिलेगा, नहीं बेटा ये चीज एकदम असत्य है। क्या है ये, हमारे पास में असत्य है कि यदि आप किसी समुच्चय ए का फाई के साथ में अगर आप उसका कार्तीय गुणनफल करते हैं, द्वितीय समुच्चय के साथ में कार्तीय गुणनफल करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर बेटा फाई मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, फाई मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में असत्य होने वाला है। फलन आपको दिख रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर मापांक है, कैसा फलन है, तो बिल्कुल ये हमारे पास में एक मापांक फलन है। ठीक है, आगे देखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर हमको दे रखा है क्या भैया, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स का वर्ग प्लस में 2 का परिसर लिख लिए, जहां पर एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब अगर सीधी सी बात है कि एक्स हमारे पास में एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या जो होती है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं एक्स का मान लो माइनस का कुछ भी रख देती हूँ, यहाँ पर चढ़ा हुआ है होल स्क्वायर, तो वो उसको प्लस ही बना देगा, एकदम सही बात है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखती हूँ तो 0 + 2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 2 ही निकल के आएगी। तो बेटा इसका जो मान निकल के आने वाला है, पहली बात तो ये कि हमेशा धनात्मक होगा और दूसरी बात ये कि 0 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप 0 मान रखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 उसमें एडिशन में है, प्लस में है। तो इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, 2, इंफिनिटी, यानी कि हमारे पास में सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, इसका मान आएगा और संख्या शुरू कहां से होगी, 2 से होगी, क्योंकि अगर 0 रखेंगे ना तब भी आपको क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। प्रत्येक संबंध एक फलन है, क्या प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, नहीं बेटा, ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास में वो असत्य है। ध्यान देना कि प्रत्येक फलन जो है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता, क्योंकि फलन में कंडीशन होती है कि भैया एक इनपुट का एक ही आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं निकल सकते। लेकिन संबंध में तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक का संबंध 2 के साथ में भी, एक का संबंध 3 के साथ में भी है, लेकिन हमारे पास में जब हम बात करते हैं फलन की तो उसमें ऐसा नहीं होता, इसीलिए प्रत्येक संबंध एक फलन है, ये बात असत्य है। अब हमारे पास में ये और भी 2 समुच्चय हैं, a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a के। कब होगा कि जब भैया हमारे पास में a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a के, तभी संभव है जब a और b आपस में ही बराबर हैं, यानी कि दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं, तभी ये चीज संभव हो पाएगी कि a क्रॉस b का कार्तीय गुणनफल b क्रॉस a के कार्तीय गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रम मैटर करता है। ठीक है, यदि हमारे पास में n बराबर p दिया है, जैसे कि समुच्चय
ए के अंदर अवयवों की संख्या, समुच्चय बी के अंदर अवयवों की संख्या दे रखी है क्यू, एन ए क्रॉस बी आपको जो है यहाँ पर निकालना। तो सीधी सी बात है, अगर समुच्चय ए के अंदर पी अवयव है, समुच्चय बी के अंदर क्यू अवयव है, तो ए क्रॉस बी जब बनेगा उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होने वाली है, पी इंटू क्यू। और ए से बी में संबंधों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो वो आती है 2 की घात पी क्यू। तो ये स्टेटमेंट एकदम सत्य है और आपके लिए बहुत जरूरी है इसको याद रखना, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, फॉर्मूला याद रखना है। अगर बात करते हैं अचर फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर सी, जहां सी अचर है तो प्रत्येक एक्स बिंदुवार के लिए परिभाषित वास्तविक फलन है, तो एफ का परिसर क्या होगा, आप कुछ भी रख लीजिए, इस फलन में आपको सी ही मिलेगा। तो परिसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, फलन एफ का परिसर एफ के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। क्या ऐसा होता है, फलन एफ का जो परिसर होता है, जो यहाँ पर आता है, वो प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। तो ये बात एकदम सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमको आउटपुट में मिलता है, जैसे कि आपने एक्स का कोई भी इनपुट डाला हो, जो आपको आउटपुट में मिला वो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होता है, और जो आउटपुट में मिलता है वही तो उसकी परिसर होती है। तो बिल्कुल फलन एफ का परिसर एफ के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, ये बात एकदम सत्य है। चलिए, उसने बोला एफ -3 हमको निकालना है, यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखना है, -3 रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 2 इंटू में -3 -5। चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ से देखेंगे तो आएगा माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 5, 6 और 5 कितने हो गए हमारे पास में 11। अब चूंकि माइनस का 11 है, बाहर जाकर के मापांक फलन है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में ये प्लस का 11। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, 11। चलिए आगे देखेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बी का पहले फाई के साथ में इंटरसेक्शन करना है। ठीक है भाई, तो बी का अगर आप फाई के साथ में इंटरसेक्शन करते हो तो बेटा सीधी सी बात है कि बी और रिक्त समुच्चय का अगर आप क्या करते हो, आपस में इंटरसेक्शन करते हो, तो सीधी सी बात है इसमें क्या मिलने वाला है, आपको फाई ही मिलने वाला है, दोनों में कॉमन है ना। और अगर बात करते हैं बाहर क्या है हमारे पास में ए क्रॉस, तो अगर ए का आप रिक्त समुच्चय के साथ में कार्तीय गुणनफल करते हो तो बेटा अभी बताया था कि आपको क्या मिलेगा, 5। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि हमको एन दिया है, एन भी दिया है, एन ए क्रॉस बी, तो क्या एन ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर जो हमारे पास में क्रमित युग्मों की जो संख्या निकल के आने वाली है, क्या वो p प्लस क्यू होगी, नहीं बच्चा, वो क्या होती है, वो p इंटू में क्यू होती है, गुणित में क्यू आता है। तो ये वाली बात हमारे पास में क्या हो जाएगी, एकदम असत्य हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके दे दिया जाता है, घबराना नहीं है, सही आंसर करके आना है। एन दिया है, एन भी दिया है, ए से बी में समुच्चय में बी में संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में पी क्यू, बता चुकी हूं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हमको ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं तो y माइनस एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो ये दो आपस में बराबर हैं, तो क्रमित योग अगर दो आपस में बराबर होते हैं तो उसका पहला अवयव पहले के, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास में x + 5 बराबर होगा यहाँ पे किसके, 7 के, और y - 2 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 - 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो y की वैल्यू 5 + 2 यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7। अब उसने बोला y - x निकालना है, तो y - x बराबर क्या आ जाएगा, 7 - 2 यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा बेटा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फलन f ऑफ x बराबर 1/x, क्या ये तत्समक फलन है, नहीं बच्चा, ये हमारे पास में व्युत्क्रम फलन है। तो ये क्या हो जाने वाला है हमारे पास में, ये असत्य हो जाने वाला है। सब बच्चों को पता है जो तत्समक फलन होता है ना, वो f ऑफ x बराबर में x ही होता है, जो कि सरल रेखा होती है। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, बताइए जल्दी से कि क्या प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। ठीक है, संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत होता है। ध्यान से सुनना, संबंध आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या संबंध आर का प्रांत होता है, नहीं बच्चा, ये वाली बात हमारे पास में असत्य है। क्यों, क्योंकि संबंध आर के द्वितीय घटकों का समुच्चय तो उसका क्या परिसर होता है, ना कि प्रांत। ठीक है, तो ये बात असत्य हो जाने वाली है। चलिए आगे देखेंगे। क्या आप लोग भी मेरी स्पीड से मेरे साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ए क्रॉस बी हमको दे रखा है, तो समुच्चय ए का मान पूछा है। तो आपको पता है यार कि समुच्चय ए अगर ए क्रॉस बी है तो हमारे पास में कुल मिलाकर के इन क्रमित युग्मों का जो पहला अवयव होगा वो समुच्चय ए से होने वाला है। तो क्रमित युग्मों का पहला अवयव क्या है भैया, 1 और 2 दिख रहा है मैम, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता इसमें, एकदम सही बात है। तो हमारे पास में समुच्चय ए क्या निकल के आएगा, 1, 2। और अगर आपको बोलते कि समुच्चय बी बताओ तो समुच्चय बी भी 1, 2 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, क्या बोला है, एफ प्लस जी एक्स निकालना है, यानी इन दोनों का योग करना है। क्या आ जाएगा भैया, एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। चलो कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा हमारे पास में, एक्स का वर्ग प्लस में जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स + 1। इसको आप
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ यही हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है यहाँ पर कि भैया ए दे रखा है, बी दे रखा है, क्या ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस ए के? सिंपल सा देख करके समझ जाओ कि ये हमारे पास में 0,-1 है, ये मेरे पास में 0,1 है, यानी कि यहाँ पर समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं हो रहा है। समुच्चय समुच्चय बी के बराबर कब होता है? जब एक तो समुच्चयों की संख्या मतलब अवयवों की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे मैम दो दो तो है ही, सही है, लेकिन अवयव भी समान होना चाहिए। यहाँ पर 0,-1 है, यहाँ पे 0,1 है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो ये वाली बात एकदम क्या हो जाएगी बेटा, असत्य हो जाएगी, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों का आपस में बराबर तभी होंगे जब ए और बी भी आपस में बराबर हो, लेकिन यहाँ पर आपस में बराबर नहीं है। चलिए बोला है ए क्रॉस बी का मान क्या होगा? चलिए भैया ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी में क्रमिक युग्मों की संख्या कितनी आएगी? तो देखो भाई इसमें कितने अवयव हैं? 3, इसमें कितने अवयव हैं? 2, यानी कि मैम क्रमिक युग्मों की संख्या बनेगी 3 दूनी 6। एकदम सही बात कर रहे हो। क्या क्या बन जाएगी? 1,5 1,7। ठीक है भैया, 2,5 2,7। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 3,5 और हमारे पास में क्या 3,7। तो ये हमारे पास में क्रमिक युग्म बनेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यहाँ पर कि भैया x और y के मान क्या होंगे? तो अगर हम देखें तो x + 1 बराबर होगा किसके? 3 के, तो x बराबर आ जाएगा 3 - 1, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें तो y - 2 बराबर होगा यहाँ पर किसके? 1 के, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1 + 2, और y का मान कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। तो इस तरीके से x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3 निकल के आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या ये एक रैखिक फलन है? तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है। ये हमारे पास में एक रैखिक फलन होने वाला है। रैखिक मतलब होता है कि उसमें चर की घातांकीय घात कितनी हो? 1 हो। तो बिल्कुल एक्स की घातांकीय कितनी है? इसमें 1 ही है। चलिए अब प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ स्वागत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। अगर मैं बात करूं इस तीसरे वाले चैप्टर की त्रिकोणमितीय फलन की, तो बेटा इसमें से हमारे पास में क्या होती है? अधिकतर सही जोड़ियां काफी ज्यादा इस वाले चैप्टर से पूछी जाती है। मैच ऑफ द कॉलम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, और ये कहाँ से बनते हैं? ये सारे के सारे जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपके पास में एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो बेटा इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan 2x की वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में cos x, ऑप्शन नंबर ई। 1 रेडियन माप तो आपको पता है 180 बटे में पाई इंटू में डिग्री माप है ना, ए आ जाएगा। साइन 2n पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है भैया? सी, यानी कि साइन एक्स। तो ये आपको क्या है यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सही जोड़ियां पूछी जाती हैं। इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सभी हमारे पास में फॉर्मूले से ही सब निकल करके आई हैं, कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इनको एक बार पढ़िएगा, सबके आंसर नीचे दिए हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग देख पाएंगे 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 ए। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोस 2a। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर ई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। जैसे 180 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? पाई। ठीक है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया? -1 होती है। tan माइनस थीटा बराबर कितना होता है? बी माइनस tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है भैया? कोसेक थीटा। तो इस तरीके से पूरे ऑप्शंस के आंसर लगातार आपको यहाँ पर हर एक जोड़ी का मैं लेकर के आ गई हूँ, इससे आपको कोई तकलीफ ना हो। सारी चीजें आप लोग कम से कम एक बार पढ़ के जाइए, यहीं से आराम से सही जोड़ियां आपकी इस वाले चैप्टर से बन जाएंगी। ये कितनी सारी है, यहाँ पर हमको डायरेक्टली वैल्यूज पूछी गई हैं कि भैया साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी था। टेबल भी आप लोगों को दी थी, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इनको कर लेंगे, है ना। ये देखिए सारी की सारी आपकी जो है फॉर्मूला बेस्ड ही हमारे पास में जोड़ियां होने वाली हैं। कुछ में हो सकता है कि आपको मान निकालना पड़े, अभी जो है एक आध मान मैं आपको थोड़ी देर में भी निकाल के भी बताऊंगी। जैसे कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू अभी जो है क्वेश्चन भी आने वाला है 1/√2 उसमें आएगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जोड़ियों के आंसर भी आपको दिए गए हैं। सभी क्या है? एकदम हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ आपको मिल जाने वाला है। पाई रेडियन का मान है, तो सीधी सी बात है, इसका मान क्या होता है हमारे पास में? 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, सबको पता है।
तब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया ना कि क्या इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये बात अभी अभी हम लोगों ने देख ली, तो ये बात एकदम सत्य है। भैया निकली कैसे वो देख लो। देखो अगर हम बात करें 765 डिग्री, कितना बड़ा नंबर है मैम, एकदम सही बात है यार, नंबर तो बहुत बड़ा है। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 720 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, अगर जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा ना 765 डिग्री, सही बात है। और ये 720 डिग्री ना मेरे पास में 360 डिग्री इंटू में 2 अगर करेंगे यानी इसका डबल है कुल मिला करके, है ना। तो अगर आप लोग साइन अंदर क्या है हमारे पास में, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 720 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, और जो 720 डिग्री है ये 360 डिग्री का ही डबल है। और साइन में अगर हम बात करें 360 डिग्री की अगर हम बात करें तो उसमें वो अपना इंटरचेंज नहीं होता, साइन का कोस में, कोस का साइन में ना, एक 360 डिग्री में नहीं होता। तो बेटा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो हमारे पास में साइन 45 डिग्री आएगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 1/√2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स मतलब कि 180 डिग्री से कम की बात हो रही है, और 180 डिग्री से जब कम की बात होती है यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है, तो वहां पे तो भैया हमारे पास में cos माइनस का होता है, तो माइनस का cos एक्स इसका आंसर आने वाला है। पाई यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में क्या होता है, इंटरचेंज नहीं होता, साइन का cos में या cos का साइन में आपस में नहीं बदलता है, वही रहता है। बस आपको देखना है कि चतुर्थांश कौन सा होगा। 240 डिग्री का रेडियन मान क्या होगा, तो 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 240 डिग्री इंटू में क्या कर देंगे भैया, पाई बटे में 180 डिग्री, क्या होगा इंटू में पाई बटे में 180 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 3 तिया 9, क्या आंसर आ गया भैया 4 पाई बटे में 3। तो 4 पाई बटे में 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कोस थीटा बराबर दे रखा है -12/13, और थीटा उसने बोला कि तृतीय चतुर्थांश में है। अगर बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की, तो मेरे पास में बताया था कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि इसमें मेरे पास में tan थीटा क्या होने वाला है, प्लस का रहने वाला है तृतीय चतुर्थांश में, और सेक जो हमारे पास में कोस है वो क्या होता है, माइनस का होता है, तो माइनस का ही दिया है। अब आपको पता है, क्या पता है मैम, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से देखिए जरा, कोस हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस का क्या जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 12 का वर्ग होता है 144, उसका हो जाएगा 169 बराबर में 1। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस में 144 बटे में 169, 169 माइनस में हो जाएगा ये 144 बटे में 169। चलिए 9 में से 4 गए तो बचेंगे 5, 6 में से 4 गए तो बचेंगे 2, 1 में से 1 तो ठीक है भैया 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास में कुछ निकल के आएगा कितना, ये मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो मेरे पास में जो साइन थीटा निकल के आएगा, दोनों तरफ वर्गमूल अगर हम ले लें तो जो साइन थीटा मेरे पास में निकल के आएगा वो आएगा प्लस माइनस में 5/13 आएगा। एकदम सही बात है। अब बात हो रही है किसकी, तृतीय चतुर्थांश की। तो तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है हमारे पास में, माइनस का होता है, तो इसलिए हमारे पास में तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम लेंगे माइनस का 5/13। क्या लेंगे भैया, माइनस का 5/13 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम करो कि मैं हमको तो निकालना था tan थीटा, तो बिल्कुल बेटा tan थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटे में होता है कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 5/13, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है भैया हमारे पास में, कोस थीटा की वैल्यू तो दे रखी थी माइनस का 12/13। अब 13 से 13 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 5/12। कितना आंसर आ गया भैया, चलो लिख देते हैं ग्रीन पेन से, एकदम बढ़िया। कितना आंसर आ गया, 5/12 आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। और देखिए तृतीय चतुर्थांश में 10 प्लस का होता है, आंसर भी प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने एक का बता दिया। और भी कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। त्रिकोणमितीय फलन y बराबर sin x के परिसर का मान क्या होता है, तो sin x का जो रेंज होती है, परिसर होती है, वो -1 से 1 के बीच होती है, यानी कि कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, -1 से 1 के बीच, और -1 और 1 के बराबर भी होती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई, पहला
क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर से भी ना कुछ हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मैं कहूँ कि मैच ऑफ द कॉलम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हम लेकर के आ गए हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक के क्वेश्चंस आए थे, वहां से कौन कौन से मैच ऑफ द कॉलम बने थे, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ ही साथ इनके आंसर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, निकाल सकते हैं भैया। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आयोटा की पावर 3, तो आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है -1 इंटू में आयोटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी माइनस का आयोटा। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही आसानी से इनके आंसर्स निकल के आएंगे। और अभी जब मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये सारी चीजें भी कवर हो जाने वाली है। इनके आंसर्स यहाँ पर प्रॉपर दिए हुए हैं कि भैया पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है, इन सभी को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सारे आंसर्स मिला सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, इसका बोला है कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होगा। अब संयुग्मी क्या होगा, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में इसका जो काल्पनिक भाग होता है, यानी कि आयोटा वाला जो भाग होता है, उसका क्या कर देते हैं हम लोग, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है ना, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। तो अगर ये मेरे पास में z का मान -2 माइनस आयोटा है, तो z बार यानी कि इसका संयुग्मी क्या बन जाएगा, -2 प्लस आयोटा। तो इसका आंसर क्या होगा, -2 प्लस में आयोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। i टू द पावर दे रखी है 4k + 1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है भैया, तो देखिए जरा, i की पावर हमारे पास में क्या है, 4k + 1 है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर हमारे पास में बेस जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4k इंटू में i, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे i की पावर 4 का होल पावर k कर सकते हो आप लोग इंटू में i, अगर इसको खोलोगे तो वापस से 4k ही हो जाएगा। अब आयोटा की पावर कितनी है, हमारे पास में 4 है, और आयोटा की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका मान क्या निकलता है, जल्दी बता दो। इसको हम आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 इंटू -1 हमको क्या मिल जाएगा बेटा, +1 मिल जाएगा मैम, बिल्कुल। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, 1 की घात के इंटू में आयोटा। 1 की घात कितनी भी हो, आंसर तो एक ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आयोटा निकल के आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको एकदम भारी भरकम दिख रहा था, इसका आंसर प्यारा छोटा सा क्या निकल के आया, आयोटा निकल के आया। चलिए z बराबर a + i का संयुग्मी की बात कर रहा है, तो क्या निकलेगा भैया, z बराबर a माइनस आयोटा b। काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तन कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, सम्मिश्र संख्या आयोटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि भैया आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो आयोटा का मान किसके बराबर होगा, √(-1) के बराबर, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सम्मिश्र संख्या आयोटा की पावर -39 को a + iv के रूप में लिखना है। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आखिर इनको सॉल्व किया कैसे जाता है। आयोटा की पावर क्या रखी है, -39। एक काम कीजिए, जो भी आयोटा की पावर में घात में दिया हो उसको 4 से भाग दे दो। क्या कर दो भैया, 4 से भाग दे दो। तो 4, आपको पता है 4 × 8 = 32, 4 नंबर होता है 36, तो 9 बार जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास में 36। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 4 से भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है वो हम यहाँ पर फिर आयोटा की घात में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आयोटा की घात अब कितनी हुई मेरे पास में, -3। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं सॉल्व करने की। तो 4 से भाग दो और जो शेषफल बचे, जो रिमाइंडर बचे, उसको फिर इसकी घात में लिख लो। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 1 में आयोटा की घात 3। ठीक है, अब 1 में आयोटा की घात 3 की वैल्यू अभी मैंने आपको निकालना बताई थी कि भैया आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू में आयोटा, तो क्या जाएगा माइनस का आयोटा। अब इसका ऊपर और नीचे हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण आयोटा का वहां ऊपर और नीचे कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा मेरे पास में आयोटा अपॉन में माइनस में आयोटा का वर्ग। ठीक है, तो ऊपर आ गया आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और बाहर एक और माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और इसका आंसर क्या निकल के जाएगा बेटा, आयोटा। तो सम्मिश्र संख्या को a + iv के रूप में हमको लिखना था, तो क्या निकल के आया, आयोटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि भैया मुझे इसको a + iv के रूप में लिखना है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो a का मान तो 0 है और b का मान क्या है भैया, 1 है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 0 प्लस में आयोटा। इसको हमने a + iv के रूप में लिख दिया। क्या आंसर आया, 0 प्लस में आयोटा, क्योंकि इसका वास्तविक भाग क्या है, 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो ये बात एकदम सत्य है। मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल अगर आप करेंगे तो वो एक सम्मिश्र संख्या निकल के आएगी। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल अगर करेंगे तो बिल्कुल ये भी हमारे पास में सत्य है, वो अगेन हमारे पास में एक सम्मिश्र संख्या ही निकल के आती है। माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब भैया हमारे पास में गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि z इनवर्स की बात हो रही है, यानी कि 1/z की बात हो रही है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम तो आ जाएगा 1 में माइनस का
आयोटा, ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा, तो क्या जाएगा आयोटा अपॉन में माइनस का आयोटा का वर्ग, तो क्या जाएगा मेरे पास में आयोटा अपॉन में प्लस का 1। अभी अभी बात हुई थी, आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1, माइनस बाहर लगाए, माइनस माइनस प्लस का 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा आयोटा। और सीधी सी बात है भैया, गुणात्मक प्रतिलोम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एक मिनट, ये क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, माइनस का आयोटा दिया है क्या, माइनस का आयोटा, तो यहाँ पर एक मिनट सही था, ठीक है। तो हमको z बराबर क्या दे रखा है, माइनस का आयोटा दे रखा है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात हो रही है, तो z इनवर्स यानी कि 1/z हमको निकालना था, तो 1 में माइनस का आयोटा इंटू में आयोटा, ठीक है। हमने क्या करा, ऊपर और नीचे का परिमेयकरण किया, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर भैया, प्लस का आयोटा मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास में इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम निकल के आया वो क्या निकल के आ गया भैया, आयोटा निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि आयोटा की घात 18 का होल 3 का मान क्या वाकई में 1 होने वाला है। चलिए, तो कैसे बताया था मैंने कि आयोटा की घात 18 है और मेरे पास में क्या है 3 है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको 18 को 4 से भाग दे दो, तो 18 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौके होता है भैया 16। अब बचा कितना हमारे पास में, शेषफल 2 बचा, तो अब हो गई आयोटा का स्क्वायर की होल घात 3। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है होती है -1 की घात 3, और -1 की घात 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। यानी कि ये हमारे पास में क्या हो जाने वाला है, असत्य, इसका मान 1 नहीं बल्कि क्या आएगा, -1। चलिए आगे देखेंगे, 2 - 3i का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि भैया z प्लस माइनस z अगर करें तो हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो अगर ये मेरे पास में z है 2 - 3i, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या निकलेगा, माइनस का z, यानी कि माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3i। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा बेटा, 0। ठीक है, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम जो है वो निकल के आ गया क्या, -z बराबर माइनस का क्या आएगा इसका योज्य प्रतिलोम, -2 प्लस में 3i। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में समय संख्या का मापांक। तो बिल्कुल इस समय संख्या का मापांक जो हमारे पास में निकल के आने वाला है वो क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर a का वर्ग प्लस में b का वर्ग। तो ये बात एकदम सत्य है, ठीक है ना। वास्तविक भाग का वर्ग प्लस में क्या होता है, काल्पनिक भाग का वर्ग। किसी समय संख्या i के लिए i⁴k + 3 का मान क्या होगा, ठीक है भैया। तो i⁴k गुणित में क्या जाएगा, i⁴3। चलिए i⁴ की होल घात क्या जाएगी मेरे पास में, k इंटू में i⁴3। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू -1 प्लस का 1 होती है। तो ये तो आ गया भैया i की पावर k इंटू में i⁴ की वैल्यू बताई थी आपको क्या होती है, -i। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आयोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस का आयोटा। चलिए, यदि z हमारे पास में कोई सम्मित संख्या है और z बार इसकी संयुग्मी है, तब हमारे पास में इसका मान आखिरकार क्या निकल के आएगा, तो इसका मान हमारे पास में बराबर होता है इसके। ठीक है, एक डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका मान किसके बराबर होता है, इसके, यानी कि आप संयुग्मी का जो संयुग्मी निकल के आया उसका मापांक निकालिए, या फिर आप डायरेक्ट z का मापांक निकालिए, दोनों ही बराबर आने वाले हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर का वास्तविक भाग का वर्ग प्लस में काल्पनिक भाग का वर्ग होता है, तो माइनस के चिन्ह से वर्ग पड़ता भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब हमको बोला है यहाँ पर कि x + y का मान लिखना है, ठीक है भाई। अब हमारे पास में अगर ये दोनों समित संख्याएं आपस में बराबर है तो वास्तविक के और काल्पनिक भाग के बराबर होगा, एकदम सही बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4x मेरे पास में बराबर हो जाएगा 3 के, और यहाँ से 3x - y बराबर हो जाएगा -6 के। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया बेटा, 3/4 आ गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो x का मान अगर मैं रख देती हूँ 3/4, माइनस का y बराबर -6, तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, 3 × 9/4 माइनस का y बराबर में -6। तो क्या आ जाएगा भैया, अब देखिए माइनस का y को ऐसा कैसा रहने देते हैं, -6 ये यहाँ पर आ गया, तो -9/4 हो गया। तो माइनस का y बराबर क्या हो गया, 4। 6 चौके कितना होता है भैया, 24, -24 -9। अब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 कितना आ गया भैया, -33/4। अब ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, y का मान आ गया भैया 33/4। अब क्या बोला उसने, x + y का मान ज्ञात करना था। तो x + y, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3/4, प्लस में y की वैल्यू क्या निकल के आई है भैया, 33/4। तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 को लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, 33 + 3 कितना हो जाएगा, 36, और 4 नंबर होता है भैया 36। तो x + y की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 9। समझे बात को। तो काल्पनिक भाग को काल्पनिक के, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर करना है, और वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास में, 9। चलिए आगे देखेंगे, इसका क्या मापांक हमारे पास में 2 निकल के आएगा। चलिए देखते हैं। तो मापांक निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है भैया, √3
√3, बासी भाग कितना है √3, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में √3 का वर्ग प्लस में हमारे पास में जो है काल्पनिक भाग कितना है -1, तो -1 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा भैया मेरे पास में रूट के अंदर 3 प्लस में 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4, और रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 2। तो बिल्कुल ये बात क्या है हमारे पास में एकदम 16 आने सच्ची है, हाँ ये सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 - 3i का गुणन प्रतिलोम लिखना है भैया। 2 - 3i का जो हमारे पास में जो गुणन प्रतिलोम निकल के आएगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो गुणन प्रतिलोम मतलब कि z इनवर्स 1/z हमको निकालना है ना, वो बराबर होता है हमारे पास में z बार अपॉन में मापांक जो z होता है ना उसका वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास में z जो है वो किसके बराबर है 2 - 3i के। इसका संयुग में अगर निकालने जाएं तो वो निकलेगा 2 प्लस में 3i, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अगर मैं इसका परिमाण अगर मैं इसका मापांक निकालने जाऊं तो वो क्या निकलेगा यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस में -3 का वर्ग, है ना भैया। तो मेरे पास में क्या जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, तो 9 और 1 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कि √13 निकलने वाला है। अब इसके अंदर मान रख दो जल्दी से, z बार का मान कितना निकल के आया 2 प्लस में 3i, और साथ ही साथ हमारे पास में मापांक z कितना निकल के आया √13, और √13 का क्या करना है हम लोगों को वर्ग। तो बेटा आंसर कितना निकल के आ गया 2 प्लस में 3i अपॉन में 13। तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका गुणन प्रतिलोम निकल के आया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, यानी कि 2/13 प्लस में 3/13i। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 2/13 प्लस में क्या लिख सकते हैं 3/13 आयोटा भी लिख सकते हैं, और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। इसका सरलतम रूप लिखिए। अब सरलतम रूप लिखने के लिए क्या होता है ना कि इसको जितना सरल कर सकते हैं उतना कर दीजिए। क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो 1 प्लस में आयोटा अपॉन में क्या जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग हो गया 1 का वर्ग माइनस में बी का वर्ग, मतलब कि आयोटा का वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको भी ओपन कर लीजिए, ऊपर a का वर्ग प्लस में b का वर्ग प्लस में 2ab यानी कि 2i आ जाएगा। नीचे देखिए भैया आयोटा का वर्ग करेंगे क्या आएगा -1, बाहर का लगा है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1, तो क्या जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए तो 1 आयोटा का वर्ग होगा माइनस का 1 प्लस में क्या आ जाएगा 2i अपॉन में 2, -1 से +1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बेटा कितना आ गया आयोटा। तो उसने बोला कि इसको सरलतम कीजिए, तो सरलतम करने पे क्या आंसर आने वाला है आयोटा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि समीकरण x² + 1 = 0 का हल क्या है। ठीक है भैया, तो हमको पता है कि x² बराबर हो जाएगा -1, वर्गमूल अगर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर -1। अब अंडर रूट के अंदर -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया इसका आंसर आने वाला है आयोटा, क्योंकि आयोटा का मान अभी भी मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर -1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में आयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्या z बराबर a + ib के लिए b क्या है। b को क्या बोलते हैं हम, b को क्या बोलते हैं भैया काल्पनिक भाग। क्या बोला जाता है भैया काल्पनिक भाग। ठीक है, बढ़िया से लिख के आना एग्जाम के अंदर। चलिए यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस में ib है तब z × z बराबर हमारे पास में मापांक z² के बराबर होता है, तो एकदम सही बात है, ये क्या है हमारे पास में ट्रू होने वाला है, ये एकदम सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि सम्मिश्र संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, अब i की पावर हमारे पास में है 9 प्लस में i टू दी पावर है 19। क्या करेंगे 4 से भाग देख लेना जरा, 9 में अगर देते हैं तो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आयोटा बचेगा। क्लियर है, प्लस में अब 19 में 4 का भाग देना जरा, 19 में 4 का अगर हम भाग देंगे तो 4 चौके होता है 16, तो ये 16 आ गया इंटू में 9 में 6 गए बचेंगे कितने 3, यानी कि यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में आयोटा का घात 3 बचेगा। तो आयोटा, अब आयोटा घात 3 का मान बताया था माइनस आयोटा होता है, तो ये हो गया माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। तो उसने बोला इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा 0। क्या होगा भैया इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर सफलतापूर्वक कंप्लीट होता है। स्वागत करेंगे नए चैप्टर का, जिसका नाम क्या है हमारे पास में रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, और अधिकतर आपको जो मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, ध्यान देना ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं आ रहे हैं, जो हमने 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन पहले से ही कर लिए हैं, वहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आते हैं, कहीं से और से नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आराम से आप लोग
लोगों से बने हो, कितने बड़े क्वेश्चन आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें बोला है कि ax प्लस में b बाय लेस देन इक्वल टू c एक रैखिक आसमीका है, तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है, ये एक रैखिक आसमीका है। रैखिक मतलब कि इसमें जो हमारे पास में चर है उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1, तो बिल्कुल 1 है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम, तो भैया बोला है कि इसका हल लिखिए। अब हल कैसे करते हैं, वही वाली बात है कि माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 5x, माइनस में क्या दे रखा है हमको 3 लेस देन 7, x का हमको मान देखना है कहां से कहां तक आने वाला है। पूरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर +3 कर देंगे, ठीक है। तो माइनस का 8 + 3 ये हो गया लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 + 3, और ये क्या हो गया 7 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से 8 में से 1 2 3 गया तो क्या बच गया भैया माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गए 5x लेस देन कितना आ गया है 10। 5 का भाग दे दो पूरे में तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा x लेस क्या जाएगा मेरे पास में 5, क्योंकि सॉरी 5 नहीं 5 का पूरे में भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10, तो इसके x का मान जो है वो -1 से बराबर या उससे क्या -1 के बराबर या बड़ा और 2 से छोटा। तो कुल मिलाकर के इसका हल जो उसने बोला था क्या निकल के आया, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। तो इस तरीके से आप लोगों को हल का मतलब होता है क्या आखिरकार ये बताना है कि x का मान जो है वो कहां से कहां के बीच में होने वाला है। अब उसने बोला कि जब x का मान बड़ा है बराबर है 0 के और y का मान भी बड़ा है बराबर 0 के, यानी कि दोनों धनात्मक है, तो कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो बेटा ये हमारे पास में कंडीशन बनती है किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं आसमीका का हल, यहाँ पर भी हल की बात हो रही है, ठीक है कर देते हैं। हल मतलब कि x का मान कहां से कहां तक होने वाला है, बस ये बता दो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल दे रखा है इस बार हमको 0, चलिए 3x लेस देन इक्वल टू आप कर सकते हो 2, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 2/3, यानी कि x का मान जो है वो हमारे पास में 2/3 के बराबर या फिर उससे छोटा होने वाला है। तो बेटा x का मान जो है वो हमारे पास में 2/3 के बराबर या उससे छोटा, यानी कि -∞, क्लोज ब्रैकेट के अंदर 2/3, 2/3 के बराबर हो सकता है और उससे छोटा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया x का मान जो है वो 2/3 के बराबर होगा या फिर उससे छोटा, -∞, 2/3 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। आगे देखते हैं आसमीका का हल क्या होगा, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो 3x प्लस में क्या दे रखा है 8 ग्रेटर देन 2 तो जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 - 8, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ से 3x ग्रेटर देन 8 में से 6 गए तो माइनस का क्या, सॉरी 8 में से 2 है बचा माइनस का 6, तो x का मान ग्रेटर देन आ जाएगा -6/3, तो x ग्रेटर देन क्या जाएगा यहाँ से -2, यानी कि x का मान जो है हमारे पास में -2 से बड़ा होने वाला है। x का मान क्या होने वाला है भैया -2 से बड़ा, यानी कि आप इसको सब बोल सकते हो कि x का मान जो है हमारे पास में -2, क्योंकि -2 के बराबर भी नहीं है, -2 से बड़ा, यानी कि -2 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इनका सॉल्व करना है, और आसमीका को सोल्व करते टाइम जो 2 नियम थे अपने वो याद रखना है कि कोई भी संख्या जोड़ना या घटाना आराम से कर सकते हैं बिना चिन्ह परिवर्तन किए आसमीका का, लेकिन अगर आप लोगों ने उसमें कुछ ऋणात्मक संख्या का गुणा या फिर भाग किया तो आसमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 2 नियम याद रखने होते हैं। ये क्या है हमारे पास में, तो ये रैखिक आसमीका है, क्या है भैया, रैखिक आसमीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्राकृत संख्या है तो इसका अंतराल क्या है, इसका हल जो है वो 1,5 होने वाला है। देखते हैं जरा क्या है, 30x लेस देन 200, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो x 200 अपॉन में क्या आ जाएगा 30, 0 से 0 कैंसल, ठीक है ना। x का मान छोटा है 20/3, अब 20/3 अगर हम देखें, ठीक है ना, तो 3 से भाग देंगे 20 का, तो 3 × 18 जाएगा, है ना, इनटू में। अब 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, ठीक है, जी पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, तो वापस से अगेन वापस से क्या जाएगा 6, 6.66 समथिंग के बराबर ही होने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होगा, अप्रोक्स इसकी वैल्यू जो है वो 6.6 समथिंग होगी, यानी 6 से तो बड़ी होगी ही, ठीक है। तो x का मान उसने बोला कि x का जो मान होने वाला है वो 6.6 से छोटा होने वाला है, और दूसरा उसने बोला कि x हमारे पास में क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब अगर x हमारे पास में एक प्राकृत संख्या है तो सीधी सी बात है वो 1 से शुरू होगी, तो x का जो मान निकल के आएगा ना भैया, तो वो हमारे पास में 1 से शुरू होकर के 6 तक रहेगा, ठीक है ना कि 1,5। क्यों, क्योंकि इसका मान जो है वो 6.6 समथिंग बराबर आ रहा है और x का मान इससे छोटा है, यानी कि 6 तक तो जाएगा ही मामला, है ना, क्योंकि ये तो 6 से बड़ा है। तो कुल मिलाकर के इसका अंतराल जो आने वाला है x का मान 1,6 ना कि ये, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। 6 तक बाद मामला जा रहा है, क्योंकि एक चर राशि की आसमीका, तो एक चर राशि सिर्फ और सिर्फ एक चर की बात हो रही है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी तो हमारे पास में ये 2 चर की है, ये भी 2 चर की है और ये भी 2 चर की है। तो एक चर राशि की आसमीका कौन सी हो गई, ax + b > 0। आगे देखते हैं, एक आसमीका के दोनों पक्षों में आसमीका के चिन्हों
चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी घटाई जा सकती हैं। तो ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है कि जोड़ना और घटाना आप लोग कर सकते हैं समान संख्याओं का बिना चिन्ह परिवर्तित किए। आज समीकरण का हल ज्ञात कीजिए जबकि x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है भैया, कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x चर को इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा 5x लेस देन 4 प्लस में क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 में से 5 गए तो मेरे पास में बचेंगे 2x लेस देन 6, तो x लेस देन क्या जाएगा 6 बटे में 2, तो x लेस देन क्या जाएगा 2 3 6। तो हमारे पास में x का मान जो है वो 3 से छोटा होने वाला है, और यानी कि -∞, 3। ठीक है, 3 से क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, यानी कि x का जो मान होगा वो -∞, 3 के बीच में आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। एक असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है, तो ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने देखा था। आगे देखते हैं। वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीकरण के संपूर्ण हल स्थित होते हैं असमीकरण का क्या कहलाता है भैया, हल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, असमीकरण का हल क्षेत्र कहलाता है, सॉल्यूशन रीजन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे असमीकरण की परिभाषा लिखिए। तो दो बीजीय व्यंजकों के बीच ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल में से किसी चिन्ह द्वारा व्यक्त संबंध को असमीकरण कहते हैं। सीधी सी बात है, अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल भी देख लिए। और अगर हम देखें तो ax प्लस बी लेस देन 0 है ना, ax प्लस में by प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये सभी क्या है हमारे पास में असमीकरण है जिसमें इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के साथ में एग्जाम में समझा के आएंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी असमीकरण के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या गुणा करने पर असमीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है, तो ये एकदम सत्य बात है, क्योंकि जब बात हो रही है समान धनात्मक संख्या की तो ये क्या है हमारे पास में सत्य है। अगर ऋणात्मक संख्या की बात होगी तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, धनात्मक संख्या में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर देखते हैं। x के उन मानों को जो दिए गए असमीकरण को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीकरण का क्या कहते हैं भैया, हल कहते हैं। उन्हें असमीकरण का क्या कहते हैं, हल कहते हैं। x के जो मान दूसरे कथन को सत्य बनाते हैं वो क्या होते हैं, असमीकरण का हल होते हैं। तो जब भी असमीकरण का हल निकालने वाली बात होती है तो हम वही तो करते हैं, x के मान जो निकालते हैं। चलिए अब स्वागत करेंगे प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में अगेन हमारे नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम क्या है, क्रमचय और संचय। चलिए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आखिरकार क्या कह रहा है। पहला हमारा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति से क्वेश्चन आया है कि यदि हमारे पास में NC12 बराबर है किसके भैया, NC8 के, तो n की वैल्यू यहाँ पर आखिरकार क्या निकल के आने वाली है। तो देखिएगा जरा ध्यान से कि हमारे पास में होता है कि NCR बराबर होता है NCN-R के। इस हिसाब से अगर हम इसको देखें, ठीक है ना, तो NCR बराबर होता है किसके, NCN-R के, और फिर R मेरे पास में बराबर होगा N-R। तो यहां से अगर हम देखें तो 12 बराबर हो जाएगा मेरे पास में N-8 के। तो N बराबर क्या आ जाएगा, 12 प्लस में 8 बराबर में क्या जाएगा भैया 20। तो N का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास में, 20 निकल के आ गया। एक मिनट, n का मान क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात हो रही है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 छंग होता है 42। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 42 आंसर आ जाने वाला है। 42 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे पास में दिया हुआ है तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी। चलिए तो फैक्टोरियल, ये क्या है, फैक्टोरियल के साइन ही है कि 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 7 फैक्टोरियल बराबर में है x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 7 इंटू में मैं इसको लिख सकती हूँ 6 फैक्टोरियल, बिल्कुल, बराबर में x अपॉन में क्या है हमारे पास में 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर से मैं 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल को अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन में क्या, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन में 7 बराबर में क्या है मेरे पास में x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। चलिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 7 यहाँ पे आएगा, 7 प्लस 1 हो गया 8/7 बराबर में क्या आ गया x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए भैया कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल को आप यहाँ ले आइए तो क्या बचेगा, 8/7 बराबर में 6 फैक्टोरियल इंटू में x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8/7 बराबर 6 फैक्टोरियल को ऐसा कैसा रहने दीजिए, यहाँ से इसको हम खोलेंगे तो 8 गुणित में 7 गुणित में क्या जाएगा ये 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 8/7 तो है ही, अब ये ऊपर उठ के आ जाएगा तो हो जाएगा 8 गुणित में 7 बराबर में x।
7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 गुणित में 8 हो गया कितना 64। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों 64 हमारे पास में x का मान निकल के आ गया। आगे अंक हमको बोल रखा है कि से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो कुल अंक कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 में से कितने अंकों की संख्या बनानी है भैया 3 अंकों की, यानी कि हमको 5p3 निकालना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में होता है n माइनस r, बोले तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 3 गए बचे में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो गया 5 गुणित में 3 गुणित में क्या आ जाएगा मेरे पास में 5 गुणित में 3 गुणित में क्या आ जाएगा भैया 5 गुणित में 3 गुणित में 4 गुणित में सॉरी एक काम करते हैं 5 गुणित में 4 गुणित में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 3, ठीक है ना, गुणित में 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में 2 फैक्टोरियल। तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा 5 चौक हो जाएगा 20, 20 और इंटू में हम करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 60। तो कितने तरीके हैं हमारे पास में कुल 60 संख्याएं जो है यहाँ पर बनाई जा सकती हैं 3 अंकों से। क्लियर है, आगे देखते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू में 1 तो क्या जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24 माइनस में 3 दूनी 6। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 वहां से 2 गए तो कितना बचा मेरे पास में यहाँ पर ये 18। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा तो बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। क्या होती है हमारे पास में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। एनसीएन की वैल्यू क्या होती है तो बेटा ये भी हमारे पास में क्या निकल के आती है 1। एनसीएन की वैल्यू क्या निकल के आती है 1 निकल के आती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीआर बराबर क्या एनसीआर इंटू में आर फैक्टोरियल होता है। तो बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है, एकदम सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यदि हमको NC8 बराबर NC9 है तब हमको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हम वही करेंगे 8 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में क्या होता था वो हमारे पास में होता था r बराबर में n माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा 8 बराबर में n माइनस 9, ठीक है ना। 8 बराबर में क्या जाएगा n माइनस 9। तो यहाँ पे देखेंगे तो n बराबर क्या जाएगा मेरे पास में 8 प्लस 9 और इसकी वैल्यू क्या निकल के जाएगी भैया n बराबर में क्या जाएगा 8 प्लस 9 और उसकी वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास में 17। तो n का मान कितना निकल के आ गया बच्चा n का मान निकल के आ गया मैम 17। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5C2 की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है कि आखिरकार 5C2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या निकल के आएगी। तो कैसे निकालेंगे भैया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ गया भैया 3 फैक्टोरियल। 5 में से 2 है तो बच्चे कितने 3। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्या लिख सकते हैं 5 गुणित में 4 गुणित में 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 2 गुणित में 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया बेटा 5 दूनी 10। क्या आंसर निकल के आ गया हमारे पास में 10। ठीक है, भोपाल से बनने वाले क्रमचयों की संख्या तो कितने वाले हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक भी रिपीट भी नहीं हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल आपके पास में इसका आंसर आएगा जो कितना निकल के आएगा 6 फैक्टोरियल का आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 720। उसने बोला भोपाल से बनने वाले क्रमचयों की संख्या तो कितने वर्ग है 1 2 3 4 5 6 है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो कितना आएगा आंसर 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 आंसर आएगा। एनपीआर की वैल्यू निकालती है n फैक्टोरियल फैक्टोरियल। तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है और ये सूत्र एकदम करेक्ट है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या जाएगा 5 चौके 20, 20 इंटू 3 करेंगे कितना जाएगा 3 दूनी 6 0 120। मेरे ख्याल से एक मिनट हाँ 120 हमारे पास में जो है इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आ गया है जिसका नाम क्या है द्विपद प्रमेय। तो अगेन प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में शुरुआत करते हैं हम इसके शानदार चैप्टर की। इसका नाम क्या है भैया द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में अगर हम देखें तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आ सकते हैं प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी की होल घात इनके प्रसार में प्रत्येक पद में a और b की घातांकों का योग n है। तो ये बात एकदम सत्य है। ठीक है ना, ये बात क्या है हमारे पास में एकदम सत्य होने वाली है ये वाली स्टेटमेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है a प्लस बी की होल पावर n का प्रसार लिखिए। तो प्रसार करना तो आप लोगों को आता है। तो a प्लस बी की होल पावर n का प्रसार क्या हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास में आएगा NC0 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू में क्या आएगा भैया सॉरी a टू दी पावर n माइनस 1 नहीं आएगा NC0 a टू दी पावर n।
ठीक है। प्लस में क्या जाएगा अब हमारे पास में NC1, अब आएगा हमारे पास में a⁻n−1 इंटू में b, प्लस में क्या जाएगा NC2 a⁻n−2 इंटू में क्या आएगा b का स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमारे पास में मामला आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या जाएगा मेरे पास डेश करके अगर हम देखें तो NCR, ठीक है ना, NCR a⁻ आ जाएगी n-r और b⁻ भी क्या आ जाएगी बेटा r आ जाएगी। और प्लस में अगर हम देखें तो आगे बढ़ता जाएगा तो मेरे पास में NCN आ जाएगा। ठीक है ना, a⁻ तो n-n तो वो तो हमने 0 कितनी हो गई 1 हो गई, और साथ ही साथ b⁻ क्या आ जाएगी मेरे पास में n। तो इस तरीके से a प्लस बी की होल पावर n का प्रसार हो जाएगा। अब चाहे आपको एग्जाम में a माइनस बी की होल पावर n दे दी जाए, ठीक है, तो अगर मान लो एग्जाम में आपको a माइनस बी की होल पावर n दे दिया जाए तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप खुद इसको देखिएगा कि इसका आंसर आखिरकार क्या निकल के आएगा। आगे देखते हैं, x माइनस 2y की होल पावर 12 के प्रसारण पदों की संख्या 13 है। अब देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस x की होल पावर n के प्रसारण पदों की संख्या n प्लस 1 है। तो ये बात दोनों ही एकदम सत्य है कि अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए तो जो हमारे पास में इसकी घात चढ़ी होती है उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसके प्रसारण पदों की संख्या 13 है तो एकदम सत्य है, और इसके प्रसारण पदों की संख्या n घात है तो n प्लस 1 होने वाली है, एकदम सही बात है। आगे देखते हैं, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसारण प्रत्येक पद a और b की घातांकों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घातांकों का योग है। ठीक है ना, घातांकों आएगा तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है कि a प्लस बी की होल पावर n के प्रसारण में प्रत्येक पद में a और b की घातांकों का योग क्या निकल के आता है, n निकल के आता है। ठीक है ना, क्या निकल के आता है हमारे पास में n निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। पास्कल त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये बात एकदम सत्य है ना, व्यवस्थित क्रम होता है वो जो कि पास्कल त्रिभुज कहलाता है। आगे देखते हैं, a प्लस बी की होल पावर n-1 के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो उससे एक ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है, n-1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आंसर n आ जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखेंगे, x प्लस a की होल पावर n के प्रसार में पदों की कुल संख्या, तो कितनी होगी कुल संख्या, n प्लस 1 होगी, एक ज्यादा होगी है ना, इसलिए यहाँ कितनी है n, तो n प्लस 1। अब इस तरीके से x प्लस 2 की होल पावर 3 का प्रसार लिखिए। अच्छा, इसका हमको पूरा का पूरा प्रसार ही लिखना है, तो इसका जब हम लोग प्रसार करेंगे तो क्या होगा 3। अब घात कितनी है इसकी, n हमारे पास में कितना है 3 है, तो NC0 होता है, पहले तो 3C0 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में x की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास में 3, प्लस में क्या जाएगा 3C1, x की घात हो जाएगी 1 कम, यानी कि कितनी हो जाएगी इस बार हमारे पास में 2, इंटू में b का मान कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो a का मान मेरे पास में x और b का मान कितना है 2, तो क्या जाएगी मेरे पास में 2 आ जाएगा। प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में 3C2, ठीक है ना, x इंटू में 2 की घात हो जाएगी 2, प्लस में क्या जाएगा भैया इस बार 3C3 और 2 की घात कितनी हो जाएगी इस बार हमारे पास में 3। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आएगा, जो आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आपका आएगा x³ प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 8। तो ये आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार की पदों की संख्या तो बिल्कुल n प्लस 1 ही होने वाली है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया है बात अब। ठीक है, a प्लस बी की होल घात 0 है, तो ये होल घात 0 है, इसका मान कितना होने वाला है हमारे पास में 1 होने वाला है। क्लियर है, x प्लस 2 की होल पावर 6 के प्रसार के पदों की कुल संख्या कितनी है, तो एक ज्यादा है, यानी कि 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगी बेटा हमारे पास में 7 कुल संख्या पदों की यहाँ पे निकल के आने वाली है, n की घात से एक ज्यादा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, इसका नाम क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी। शुरुआत करते हैं प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में इस वाले चैप्टर की। क्या कह रहा है भैया हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस वाले चैप्टर का, जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो बात करते हैं श्रेणी की ही। क्या कह रहा है कि भैया इस वाली श्रेणी का 8वां पद आखिरकार क्या होने वाला है। तो अगर आपको पता है फॉर्मूला की आखिरकार पद निकालने का हमारे पास में क्या सूत्र होता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। an बराबर होता है ar⁻n-1। अब भैया यहाँ पर आखिरकार a का मतलब क्या है, तो a का मतलब श्रेणी का पहला पद, तो यहाँ पे पहला पद क्या है 2, तो a का मान तो कितना हो गया हमारे पास में 2। अब r क्या होता है, तो r होता है शार्व अनुपात, कि आखिरकार इनके बीच में अनुपात कितना है। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे में पहला पद, तो 2 दूनी 4 भैया कितने का अनुपात है, 2 का अनुपात है, निकाल दो आंसर। कौन से पद की बात हो रही है, 8वां पद, यानी कि n का मान क्या हो गया 8, तो a8 हमको निकालना है। a का मान हमारे पास में 2 है, r का मान भी 2 है, 8 की पावर क्या हो गया, इसकी पावर क्या हो गई 8 - 1, तो कितना आ गया मेरे पास में 2 गुणित में 2 की पावर 7।
अब हमको यहाँ पे करना है क्या, 2 गुणित में 2 की पावर 7 यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 256। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एकदम याद कर लेना है, किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ बोला है कि इसका तीसरा पद क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, क्या करेंगे n की जगह पे 3 रख देंगे तो a3 बराबर क्या जाएगा 3 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 गुणित में 3 और 2 कितने हो गए 5, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 15। तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे तीसरा पद क्या होगा इसका 15। तो डायरेक्ट हम लोगों ने n का मान क्या रख दिया यहाँ पर 3 और आंसर कितना निकल के आ गया 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। तो भैया गुणोत्तर माध्य जिसको हम GM से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, रूट के अंदर AB। क्या है यहाँ पर भैया, यहाँ पर है 9 गुणित में 16, 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, 16 गुणित से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, 4 3 हो जाता है 12। तो बेटा इसका आंसर क्या निकल के आ गया अपने पास में 4 3 12। गुणोत्तर माध्य क्या आ गया 12 आ गया। गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद क्या होगा, तो a इंटू में क्या आता है हमारे पास में, ये देखिए इसका यहाँ पर AR आएगा मेरे ख्याल से ना, a इंटू में AR स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में जो इसका nवा पद निकल के आता है तो वो nवा पद होता है AR टू दी पावर n-1। क्या निकल के आता है भैया AR टू दी पावर n-1, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक नंबर में डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाते हैं, आपको इस तरीके से आंसर करना है। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है कि हमारे पास में समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है किसके, गुणोत्तर माध्य के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हमको दे रखा है, बोला है कि इस अनुक्रम को आखिरकार क्या कहते हैं, तो भैया इस अनुक्रम को हमको बोला जाता है, बुक में भी आपके दिया है फिबोनाची। क्या बोला जाता है इसको, फिबोनाची अनुक्रम कहते हैं। ठीक है ना, देख लेना, वैसे तो करेक्ट लिखा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कुछ गड़बड़ हो गई हो उसमें मात्रा वगैरह की, वैसे सही लिखा हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर हर अगला पद अपने पिछले पद से अचल अनुपात में बढ़ता है, तो ये बात एकदम सत्य है, जिसको हम सार अनुपात भी कहते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू है। तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास में सत्य। आगे देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो भैया आपको पता है वो होता है हमारे पास में Sn, और Sn बराबर क्या होता है AR टू दी पावर n-1 अपॉन में क्या होता है भैया R-1। तो ये मेरे पास में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर AR टू दी पावर n-1 माइनस अपॉन में R-1। अब क्या दिया है, संख्या 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो जैसे पहले निकाला था रूट के अंदर क्या जाएगा AB, तो क्या जाएगा इस बार मेरे पास में रूट के अंदर 2 गुणित में 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भैया 8 दूनी 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा भैया वो 4 बना देगा, 4 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कोई दो धनात्मक संख्याओं A और B का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो रूट के अंदर AB होता है। डायरेक्टली ये वाला आंसर तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे देखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो भैया 10वां पद हम लोगों को इस गुणोत्तर श्रेणी का ज्ञात करना है। अगेन हम लोग वाला जो सूत्र था वो लगा देंगे, क्या होता है AN बराबर में होता है AR टू दी पावर n-1। इस बार बात हो रही है 10वें पद की। पहला पद क्या है भैया 5 है। R की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा क्या, सार अनुपात हमारे पास में कितना है 5 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस में 1, तो भैया क्या आ जाएगा 5 गुणित में 5 की घात 9, और 5 की घात 9 मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास में 5 की घात 10। तो इसका जो 10वां पद निकल के आने वाला है वो होगा 5 की घात 10। देख लीजिएगा सॉल्व करके कि आखिरकार आंसर क्या आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारे पास में, प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में स्वागत करेंगे हमारे अगले चैप्टर का। इसका नाम क्या है, सरल रेखाएं, बोले तो स्ट्रेट लाइंस। अब यहां से भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, आपने बढ़िया से सारे कंसेप्ट भी क्लियर है, पढ़ रखा है। तो जो पढ़ रखा है ना, जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से ही कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, बिंदु से जाने वाली और ढाल -4 की रेखा का समीकरण लिखिए। क्या बोला उसने कि भैया ऐसी रेखा जो कि बिंदु -2,3 से जाती है और जिसका ढाल आपको यहाँ पे क्या दे रखा है -4, उस रेखा का समीकरण आखिरकार क्या होने वाला है। तो बिंदु से जाने वाली और रेखा का जो ढाल दे रखा है उसका समीकरण जब आप लोग यहाँ पर निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है भैया, फॉर्मूला होता है उसका y माइनस y1 बराबर में आता है मेरे पास में m x माइनस x1। यानी कि ऐसी रेखा जिसका ढाल आपको पहले से दे रखा हो और ढाल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है m बराबर में -4 है। इसके बाद में बिंदु कौन सा दे रखा है भैया, ये दे रखा है, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू हमको दे रखी है। लगा देंगे क्या जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको यहाँ पे 3 बराबर में m की वैल्यू कितनी है भैया -4, और x माइनस में x1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस हो जाएगा ये +2। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको
यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि भैया हमारे पास में क्या दे रखी है, ढाल दे रखी है और कोई बिंदु दे रखा है, तो उससे जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, तो उस तरीके से निकलता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो y माइनस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4x और माइनस का क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से भैया 4 दूनी 8, क्या जाएगा मेरे पास में 4 दूनी 8। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ से माइनस का 4x माइनस 8 प्लस में क्या आ गया भैया 3। तो मेरे पास में आ गया माइनस का 4x माइनस 8 में से 1 2 3 3 का तो बचे कितने 5, तो माइनस का 4x माइनस 5। ये आपके पास में रेखा का समीकरण निकल के आ गया क्या, y बराबर माइनस का 4x माइनस 5, जो कि हमारे पास में इस बिंदु से जाती है और इसकी ढाल हमको दे रखी है। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल क्या होता है, तो -1 होता है। ये बात सब बच्चों को पता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यदि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणता हमको दे रखी है m1 और m2, तो यदि ये हमारे पास में लंबवत है तो इनकी प्रवणता का गुणनफल हमारे पास में क्या आता है, -1 आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेखाखंड AB BC की प्रवणता समान है, तब बिंदु हमारे पास में ABC कैसे होंगे भैया, तो ये बिंदु हमारे पास में ABC कैसे होंगे, संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल क्या होती हैं भैया, समान होती हैं। तो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसका मतलब उनकी जो ढालें हैं m1 और m2, उनका मान क्या है, आपस में बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको बोला है कि भैया इस रेखा का ढाल बताइए। तो इस रेखा को हम लोग y बराबर mx प्लस c के रूप में बनाएंगे और जो m होगा वो हमें रेखा की ढाल बता देगा। देखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4x माइनस का 5, और कंपेयर करोगे तो m का मान क्या निकल के आ गया, माइनस का 4, यानी कि इसकी ढाल क्या है भैया, माइनस की 4 है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, क्षैतिज रेखा का ढाल बताइए। क्षैतिज रेखा का ढाल क्या होता है, तो अगर हम बात करें इस तरीके से, क्षैतिज लाइन जो हमारे पास में आगे लेटी हुई रेखा होती है, तो उसका ढाल क्या होता है, m बराबर में 0 होता है भैया। ढाल क्या होता है क्षैतिज रेखा का, 0 होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उस रेखा की ढाल जो एक अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो कैसे लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे यहाँ पे होता है हमारे पास में ढाल का सूत्र क्या होता है, ढाल निकालने का, तो वो होता है m बराबर में tan थीटा होता है। और थीटा की वैल्यू इस बार क्या दे रखी है, हमको 30 डिग्री दे रखी है। और tan में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/√3 होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा की ढाल बताइए। देखो अब इसमें बोला कि क्या रेखा की ढाल ये निकल के आने वाली है, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो y बराबर क्या आएगा, माइनस का 4x प्लस 5। नहीं भैया, रेखा की ढाल इसके अकॉर्डिंग तो माइनस का 4 निकल के आने वाली है, यानी कि ये मेरे पास में कैसा हो गया, असत्य हो गया। बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये आंसर क्या हो गया, असत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रेखाएं जिनकी ढाल m1 m2 है, लंबवत है, तो m1 m2 का मान कितना होगा, तो यदि हमारे पास में दो रेखाएं लंबवत है तो उनकी ढालों का जो गुणनफल होता है m1 गुणित में m2, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, -1 होती है भैया। क्या होती है हमारे पास में, -1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा एक अक्ष के साथ वामावर्त दिशा के साथ में कितना 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ढाल क्या होगी, तो सीधी सी बात है m बराबर में क्या आ जाएगा, अगेन tan थीटा। तो tan क्या आ जाएगा मेरे पास में इस बार 60 डिग्री, और tan में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया, √3 होती है। आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को अगर छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता है कि भैया अगर 2 पॉइंट दिए हैं तब हमारे पास में रेखा की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ढाल दी है और एक बिंदु दिया है तब क्या बनेगी, अगर हमारे पास में रेखाएं समांतर है या लंबवत है तो क्या कंडीशन से, तो सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब देखिए अगेन हमारे पास में क्वेश्चन आया है कि सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल दे रखी है और जो बिंदु इससे गुजरती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे कराया था कि जहां पे ढाल दे रखी थी और जो उस बिंदु से गुजर रही थी, तो मुझे लगता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे। y माइनस y1 बराबर में क्या आ जाएगा, mx माइनस x1। ठीक है, तो आप लोग ये वाला सूत्र लगाइएगा। और अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका पास में निकल के आएगा y बराबर में x/2 प्लस 5। ये आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, ये वाला सूत्र लगाना, x1 y1 की वैल्यू रखना, m की वैल्यू रखना, आंसर निकल के आएगा क्या, y बराबर x/2 अपॉन प्लस 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब रेखा का ढाल क्या होगा। तो जब हमको दो बिंदु दे दिए जाते हैं तो रेखा का ढाल निकालने का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो ये वाला बिंदु मेरे पास में हो गया क्या, x1 y1, और ये बिंदु मेरे पास में क्या हो गया भाई साहब, x2 y2। चलो मान रख देते हैं। तो y2 यानी कि 1 माइनस में y1, तो माइनस माइनस क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से प्लस का 2 अपॉन में x2 क्या है मेरे पास में माइनस का 2, माइनस में x1 यानी कि क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 3। तो आंसर क्या आ गया भैया, 3 अपॉन में माइनस का 5। तो m बराबर क्या आ गया मेरे पास में, माइनस का 3/5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज अगर याद रखेंगे तो एक नंबर कहीं
नहीं गए, आपके एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। आगे देखते हैं, रेखाएं बोला है कि भैया अगर ये हमारे पास में समांतर है तो आपको पता है कि अगर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो उनके जो ढाल होते हैं m1 m2 उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम ढाल निकालने की बात करें तो क्या निकलेगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का 3x माइनस 7 और y बराबर आ जाएगा यहाँ से अपने पास में 3/4x और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 7/4। तो पहली रेखा की ढाल जो m1 निकल के आई मेरे पास में वो तो 3/4 निकल गई। इसकी अगर मैं बात करूं तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 3x माइनस का 5, तो y बराबर ये भी मेरे पास में 3/4x और प्लस का 5/4 बना रहा है, यानी कि m2 भी मेरे पास में 3/4 निकल के आ गई। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बिल्कुल ये रेखाएं क्या है, हमारे पास में समांतर है क्योंकि इनकी ढाल क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एकदम सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कोई रेखा एक अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाए तो tan थीटा के मान को इस रेखा की क्या कहते हैं। भाई कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, और बोले तो अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, स्लोप कहते हैं। आगे देखते हैं, तीन बिंदु ABC संरेख होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर होगी BC की ढाल के, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है भैया, एकदम सत्य है, एकदम ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परस्पर लंबवत रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल क्या होता है। तो बिल्कुल बच्चा वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इस बारे में बात हो चुकी है। सरल रेखा का ढाल क्या होगा, इतनी बार बता दिया यार, अब तो आराम से निकाल पाओगे। 3y बराबर माइनस का 6x प्लस में क्या हो जाएगा 5, तो y बराबर क्या जाएगा, माइनस का 6/3 x प्लस में क्या जाएगा यहाँ से 5/3। ठीक है भैया, तो यहाँ से मेरे पास में जो आंसर निकल के आने वाला है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए y बराबर माइनस का 2x हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस में 5/3। तो बेटा यहाँ पे जो ढाल निकल के आएगी m बराबर वो क्या आ जाएगी -2। कैसे निकाली, y बराबर में mx प्लस c जो रेखा का समीकरण होता है इससे कंपेयर करना, और m का मान क्या जाएगा -2। चलिए, बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल बताइए। तो यार ये वाला क्वेश्चन तो अब मैं आपको आराम से होमवर्क में दे सकती हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल मैंने बताई थी, तो उस तरीके से ही कौन सा सूत्र लगेगा, m बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, इससे कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि एक रेखा एक की धनात्मक दिशा के साथ में थीटा कोण बनाती है तो रेखा की ढाल क्या होगी, तो बिल्कुल वो क्या होगी, हमारे पास में tan थीटा होगी। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। बोला है कि समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, तो जी नहीं दोस्तों, कि इसकी घात आप देखेंगे चर की तो वो क्या है, हमारे पास में 2 है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास में असत्य हो जाएगी। अगर ये सरल रेखा होती तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होती, ना कि ax का स्क्वायर लगाए, इसलिए असत्य हो जाएगा। दो परस्पर लंबवत रेखाओं में से एक की ढाल आपको दे रखी है, दूसरी की ढाल आपको ज्ञात करनी है। चूंकि रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसका मतलब उनकी ढालों का जो गुणनफल होगा वो -1 के बराबर होगा। अब पहली रेखा की ढाल हमको दे रखी है, मान लो 1/√3, m2 बराबर में क्या हो गया -1। तो दूसरी रेखा की ढाल क्या निकल के आ गई भैया, -√3 निकल के आ गई ना। दूसरी रेखा की ढाल क्या निकल के आ गई, -√3 निकल के आ गई, m2 निकल के आ गई। यदि एक दी है तो दूसरी भी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग हमारे अगले चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शन। इसमें से भी हमारे पास में 1 नंबर के क्वेश्चंस कभी कभार आपके पास में बन जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि हमारे पास में वृत्त दे रखा है, बोला है इसका क्या, हमारे पास में इसका केंद्र 0,0 है। बिल्कुल बच्चों, इसका केंद्र 0,0 ही है, जिसको हम बोलते हैं ना h, k। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये इक्वेशन इस तरीके से होगी कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ पे h और k की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, इसका केंद्र 0 0 है, इस वजह से वृत्त का समीकरण ऐसा बन के आया है। तो ये वाली बात क्या है, हमारे पास में एकदम सत्य होने वाली है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को क्या कहते हैं, परवलय की क्या कहते हैं भैया, परवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, परवलय की नाभिलंब जीवा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त में नाभिलंब जीवा को परिभाषित कीजिए। तो जो अभी डेफिनेशन अभी आपने आगे पढ़ी, ये वाली कि परवलय की नाभि से जाने वाली, अच्छा सॉरी, दीर्घवृत्त में नाभिलंब जीवा की बात हो रही है, और आपको पता है उसकी लंबाई जो होती है हमारे पास में क्या होती है, 4a होती है। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है आप लोग देख लीजिएगा, बुक वगैरह में आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है उसको ले लीजिएगा कि दीर्घवृत्त में नाभिलंब जीवा की डेफिनेशन क्या है। चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शंकु परिच्छेद जो था, जिसमें हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ रखी है, जो भी चीजें मैंने आपको कराई, क्लासेस आपने देखी होगी, तो उसमें जितना पढ़ाया गया है वहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, सभी में, इनफैक्ट सभी चैप्टर्स में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इसका स्वागत करते हैं प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
यहाँ पर दो तीन बातें आपको ध्यान रखने की, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर के आ रहा है क्या, वाई जेड तल पर एक्स निर्देशांक का मान होता है। अब देखो वाई जेड अगर तल है तो उसमें जो एक्स निर्देशांक का अगर हम देखें तो वाई जेड तल में एक्स निर्देशांक का मान बेटा शून्य होता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वाई जेड तल है तो वहां पे एक्स का निर्देशांक का मान क्या होगा, हमारे पास में शून्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x00 होते हैं, तो बिल्कुल ये वाली बात हमारे पास में एकदम सत्य है कि एक्स अक्ष पर हमारे पास में y और z की वैल्यू 00 होगी, तो निर्देशांक क्या होंगे x00। बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या एक निकल के आएगी, तो अगर बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी की बात है तो वो कैसे निकलेगी, y का वर्ग प्लस में z का वर्ग, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर अगर हम बात करें तो y का वर्ग हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस z का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4, तो क्या निकलेगी √4, बराबर में कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो ये वाला आंसर जो है मेरे पास में यहाँ पर क्या होने वाला है, असत्य हो जाने वाला है, क्योंकि दूरी एक नहीं बल्कि कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं, सब बच्चों को ये बात पता है। बिंदु की बाई एक समतल से लंबवत दूरी क्या 2 निकल के आएगी, बिंदु की बाई जेड, अब बाई जेड समतल से दूरी जो होगी वो हमारे पास में कुल मिलाकर के क्या होगी, हमारे पास में वो x होगी, मतलब मापांक के अंदर एक से हम कहें कि प्लस की दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक निकल के आती है। तो बिंदु की उसने बोला है यहाँ पर क्या कि बिंदु की बाई जेड समतल से लंबवत दूरी 2 निकल के आएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे -2 का होल वर्ग होगा, जो कि मेरे पास में √4 निकल के आएगा, तो 2 निकल के आएगी। ये बात यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एकदम सत्य है कि बिंदु की जो बाई जेड समतल से दूरी निकल के आएगी वो 2 ही निकल के आने वाली है। आगे देखते हैं, ZX समतल में y का निर्देशांक का मान क्या होगा, तो बेटा ZX समतल में y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ZX समतल की बात हो रही है तो उसमें y जो होता है हमारे पास में वो 0 होता है। ZX तल पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो बिल्कुल ZX तल की बात हो रही है, तो ZX तल पर y 0 होता है, वैल्यू होगी x 0 और z, क्या वैल्यू हो जाएगी भैया, x 0 और z। आगे देखते हैं, बिंदु बायजेक तल पर स्थित है, बोला है कि बताइए कि क्या बिंदु बायजेक तल पर स्थित, अगर बिंदु बायजेक तल पर स्थित होता तो x की वैल्यू वहां पे क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, असत्य हो जाएगा। ये बिंदु बायजेक तल पे स्थित नहीं है, क्योंकि बायजेक तल के निर्देशांक कैसे बनेंगे, 0, y, z, जबकि यहाँ पे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है, तो असत्य हो जाएगा। बिंदु की बायजेक समतल से दूरी कितनी है, तो बिल्कुल ये हमारे पास में अगेन -3 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा √9, तो आंसर कितना आएगा 3। तो बिंदु की बायजेक समतल से जो दूरी निकल के आने वाली है उसका आंसर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। कितना आने वाला है भैया, 3 आने वाला है। आगे देखते हैं, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने, अंतरिक्ष को अष्टांग से विभाजित करते हैं, बिल्कुल, तो निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं क्या होता है भैया, x00 होगा, क्या होगा हमारे पास में x00, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है, तो बताइए क्या बिंदु वाकई एक्स तल में स्थित है, बिल्कुल, क्योंकि एक्स जेड तल में स्थित है और एक्स जेड तल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0, z, तो बिल्कुल y का मान यहाँ पे 0 है, तो ये वाली बात यहाँ पर एकदम सत्य है कि ये हमारे पास में बिल्कुल एक्स जेड तल में ही स्थित है। बिंदु किस तल अक्ष में स्थित है, तब बिंदु क्या दे रखा है हमको, 0, 2, 3, यानी कि y और z की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाइजेक तल में स्थित है। कौन तल में स्थित है भैया, वाइजेक तल में स्थित है, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइजेक तल में स्थित है, ठीक है। बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, तो बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी निकल के आएगी वो क्या निकलेगी हमारे पास में, तो बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट के अंदर देखिए, 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो रूट क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 25, तो बिंदु की जो मूल बिंदु से दूरी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बेटा, 5 निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। आगे देखेंगे, बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अरे ये क्वेश्चन तो इतनी बार कर लिया है दादा, ये आपको दिया जाता है होमवर्क में, ठीक है, खुद कर लीजिएगा। बिंदु पी और क्यू की बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। उस अष्टांग का नाम बताइए जिसमें ये बिंदु स्थित है। अब देखो ये बिंदु के अगर हम देखें तो ये मेरे पास में पहला इसका पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा यहाँ पे नेगेटिव है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा अष्टांग इसका बनने वाला है, वो इसका नाम आ जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क में है, देख लीजिएगा कि पहला बिंदु मतलब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z क्या आने वाला है, नेगेटिव। एक बिंदु x जेड तल में है, इसके y के निशान के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बिंदु अगर x जेड तल में है तो y का निर्देशांक तो उसका क्या होने वाला है भैया, 0 ही होएगा ना, 0 होगा, ठीक है। एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसके x और z के निर्देशांक क्या होंगे,
एक बिंदु बाय अक्ष पर स्थित है तो इसके एक्स और जेड के निर्देशांक क्या होंगे, तो बेटा बिल्कुल 0,0 होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, 0,0 होने वाले हैं। तो अगर कोई बिंदु हमारे पास में कहां पे स्थित है, बाय अक्ष पर स्थित है, तो एक्स और जेड के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे 0,0 होंगे। आगे देखते हैं, एक्स बाय तल में एक बिंदु के निर्देशांक, बिल्कुल एक्स बाय तल में एक बिंदु के निर्देशांक 0, 0, जेड के रूप में होते हैं। ये वाली बात एकदम सत्य है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, क्या बोला उसने कि एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक 0, 0, जेड के रूप में होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये वाली बात क्या है, एकदम असत्य है। ये फॉल्स होने वाला है, असत्य होने वाला है। क्यों, क्योंकि एक्स वाई तल के निर्देशांक तो हमारे पास में एक्स वाई और 0 आएंगे, ना कि 0, 0, जेड। ठीक है, ये बात एकदम असत्य है, गलत है। त्रिविमीय ज्यामिति में वाइजेक तल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या होगी, त्रिविमीय ज्यामिति में वाइजेक तल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी जो है वो क्या निकल के आएगी, क्या बोला, त्रिविमीय ज्यामिति में, त्रिविमीय ज्यामिति में वाइजेक तल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी, तो बेटा वो एक्स निकल के आएगी। मतलब कुल मिलाकर के आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स का वर्ग करेंगे तो हमारे पास में जो निकल के आएगा वो आएगा निकल के, ठीक है, परिमाण। तो कुल मिलाकर के त्रिविमीय ज्यामिति में बाइजेक तल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी। या तो आप एक्स की वैल्यू मॉग एक्स के अंदर इस तरीके से रख दें, है ना, पॉजिटिव निकल करके आएगी। चलिए आगे देखते हैं, एक बिंदु एक्स जेड तल में स्थित, इसका बाय का निर्देशांक क्या होगा। तो यदि कोई बिंदु क्या है हमारे पास में एक्स जेड तल में स्थित है, एक बिंदु एक्स जेड तल में स्थित, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, बाय का निर्देशांक का मान क्या होगा, 0 होगा। वाई जेड तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वाई जेड तल में कोई बिंदु स्थित है, निर्देशांक क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर क्या आएगा, 0, वाई और जेड। ठीक है, वाई जेड तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक। आगे देखते हैं, ये वाला जो है हमारे पास में बोला है कि एक्स वाई तल में स्थित, बिल्कुल एक्स वाई तल में स्थित है, जेड की वैल्यू 0 है, तो ये वाली बात क्या है हमारे पास में एकदम सत्य है कि ये जो बिंदु है वो एक्स वाई तल में स्थित है, जेड की वैल्यू 0 है। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा समझ जाएंगे कि भैया जब एक्स वाई समतल है तो क्या दूरी निकलती है, बाह्य समतल। और जो मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया उसमें सारी चीजें ये लिखी हुई है कि अगर किसकी किस समतल में किस बिंदु की किस तरीके से दूरी निकाली जाती है, दो बिंदुओं से बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप स्वागत करेंगे हमारे अगले नेक्स्ट चैप्टर का। बहुत जल्दी जल्दी नहीं आ रहा है इस बार चैप्टर्स, इसका नाम क्या है, सीमा और अवकलज। ठीक है, अब हमारे पास में बचे हैं ओनली 3 चैप्टर, सीमा और अवकलज। इसके बाद में हम लोग करेंगे सांख्यिकी और फिर करेंगे प्रायिकता। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वाले चैप्टर को क्या कह रहा है भाई हमारा। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x की वैल्यू पूछी है, कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। क्या मान होता है इसका, 1 होता है। क्या आंसर होगा भैया, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx साइन एक्स की वैल्यू क्या वाकई में माइनस कॉस एक्स होती है, अरे नहीं, ये क्या होने वाला है हमारे पास में, असत्य होने वाला है, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव या अवकलज तो कॉस एक्स होता है, वो भी धन का। यहाँ पे क्या आया है, ऋण आया है, ये असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इसके वैल्यू क्या वाकई में 10 निकल के आएगी। चलो देख लेते हैं निकाल करके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, x प्लस 1 की बात हो रही है। एक्स यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा भैया, 3 गुणित में 3 प्लस 1 हो गया 4, आंसर आएगा 4 3 12। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारे पास में असत्य होने वाला है। dy बाई dx साइन एक्स का मान cos x होता है, तो अब ये एकदम सही बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में 1 निकल के आएगी, तो जी हाँ बिल्कुल 1 निकल के आएगी। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये वाली बात भी एकदम क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। आगे देखते हैं, हमारे पास में देखिए ये अगेन वो वाला क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू क्या थी, इसका मान ज्ञात करना था, अभी हमने करा 12 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। एक्स पे क्या रख दीजिए, 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 बटे में 4 माइनस 2, तो 4 चौके 16 प्लस में 3 बटे में 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 16 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 19 बटे में 2। कितना आंसर आएगा भैया इसका, 19 बटे में 2, 16 17 18 19, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमको बोला है एक्स बराबर 0 पर अवकलज क्या होगा, तो पहले हम इसका अवकलज निकालते हैं। तो भैया जब इसका आप एक बार अवकलन करेंगे तो आपको तो डायरेक्ट मिल जाएगा 99। तो बस अब आप इसमें एक्स का मान 100 रखे, कुछ भी रखे, आंसर क्या आने वाला है, 99। क्या आएगा भैया, 99 आंसर आएगा। आगे देखते हैं, अब देखिए ये हमारे पास में सही जोड़ियां निकल करके आ गई हैं, तो ये आप लोगों को देखना है। तो dy बाई dx अगर साइन एक्स की वैल्यू आपको कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे भैया, cos x होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर।
डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन एक्स। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, सॉरी मैंने माइनस सी लिख दिया, क्या होगा आंसर हमारे पास में सी होगा। अगर हम देखें कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन तो भैया क्या होगा, पहले तो 2 sin x, तो sin x का वापस से होगा तो क्या आएगा cos x, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। sec x का अगर हम देखें तो ये sec x का अगर हम देखें यहाँ पर डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, तो sec x इंटू में 10x होगा, g होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये क्या निकल के आएगी, तो बेटा इसका आंसर निकल के आएगा f। क्या निकल के आएगा हमारे पास में, इसका आंसर BCEGF, ठीक है ना, तो f निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2 इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमको पूछी है तो बेटा इसका डायरेक्टली मान होता है n इंटू में a टू दी पावर n-1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। sec x का हम लोगों को यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा है, अवकलज पूछा है, तो क्या होता है sec x इंटू में 10x होता है। आगे देखते हैं, चलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय 4 अपॉन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ऊपर क्या है हमारे पास में थीटा बाय 4, तो नीचे भी बनाने की कोशिश करेंगे, 4 का गुणा 4 का भाग कर देंगे। अब यहाँ पे 1/4 को बाहर ले आइए, क्या आ गया मेरे पास में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय 4 अपॉन में क्या आ गया, थीटा बाय 4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/4। कितना आंसर आ जाएगा आपका इसमें यहाँ पर भैया 1/4, क्या आंसर निकल के जाएगा आपका 1/4, ठीक है। समझ में आई बात, प्रॉपर्टी लगाना है तो कैसे लगाएंगे उसको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब इसका तो आपको पता है डायरेक्टली अवकलज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस की साइन एक्स निकल के आ जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से बनेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली फॉर्मूला होता है a/b, इसका आंसर निकल के आएगा। कितना आंसर निकल के आएगा भैया इसका, a/b जो है यहाँ पर हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि dy बाई dx 10x की वैल्यू निकाली, तो भाई 10x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में sec स्क्वायर x होती है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के आंसर याद रखना है, मतलब कि ये वाले जो फॉर्मुलाज है इनके आंसर याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, रख दीजिए 4 वैल्यू, तो क्या जाएगी 4 इंटू में 4 प्लस में 3 बटे में 4 माइनस 2, 4 चौके हो गया 16 प्लस में 3 बटे में 2, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में यहाँ पर अगेन 19 बटे में 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में bx, इसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी हमारे पास में a बटे में b निकल के आने वाली है, आपको मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद में dy बाई dx cos x की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगी माइनस साइन x। क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। f ऑफ x बराबर 1 अपॉन x का अवकलज, तो बताया था क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन f ऑफ x बराबर a का अवकलज क्या होता है, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अचर जो हमारे पास में संख्या होती है उसका अवकलज अगर निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो बेटा वो निकल के आता है क्या, शून्य। क्या होता है भैया, शून्य होता है। आगे देखते हैं 10x का अवकलज क्या sec स्क्वायर x होता है, तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है, 10x का अवकलज sec स्क्वायर x होता है। लिमिट x टेंड्स टू, ये वापस से आ गया भैया, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 19 बटे में 2। देख लेना, क्या पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास में शून्य निकल के आने वाली है, x का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, पता ही है हम लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में sin 3x और बच गया। इसका अगर आप लोग क्या करेंगे भैया, अवकलन करेंगे, इसका अगर अवकलन निकालेंगे तो बेटा पहले आएगा cos 3x और 3x का वापस से होगा तो 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 3 cos 3x, ना कि ये, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है हमारे पास में, असत्य होने वाला है, श्रृंखला नियम से इसका आंसर जो है 3 cos 3x निकल के आएगा। चलिए अब भाई स्टार से स्वागत कर लें इसका भी। चलिए तो स्वागत करते हैं अगले चैप्टर का, इसका नाम क्या है, सांख्यिकी, और ये है सेकंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद में हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर, इसका नाम क्या है, सांख्यिकी में देखिए 4 और 12 का समांतर माध्य क्या वाकई में 6 निकल के आने वाला है। और 4 और 12 का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे कि 4 + 12 बटे में क्या जाएगा 2। तो बताइए यहाँ पे 12 + 4 कितना हो गया 16 बटे में 2, तो आंसर कितना आएगा भैया 2 8 तो 16 होता है, 8 आंसर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास में यहाँ से असत्य हो जाने वाला है, ये क्या हो जाएगा असत्य। आगे देखेंगे निम्नलिखित अंकों से माध्यिका का मान लिखिए। माध्यिका का जब मान निकालना होता है तो पहले इसको हमको क्रम में जमाना होता है, तो हम छोटे से बड़े क्रम में इसको जमाते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 3,3, फिर क्या हमारे पास में 4 है बिल्कुल है, 5 है बिल्कुल है, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 3 4 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है भैया 9, फिर हमारे पास में है 10, फिर है 12, फिर क्या है हमारे पास में 18 है, ठीक है 18 है, फिर है 19 और फिर क्या है 21।
जमा लिया। कितने हैं हमारे पास में कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कुल प्रेक्षण है, यानी कि 11 हमारे पास में क्या हो गई? एक विषम संख्या हो गई। तो जब हमारे पास में प्रेक्षणों की संख्या विषम हो जाती है तब माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है भैया? तो मैम होता है हमारे पास में n+1 बटे में 2 पद, है ना। तो भैया n का मान तो हमारे पास में 11 है, तो 11 + 1 बटे में 2, तो क्या निकल के आएगा? 12 बटे में 2, यानी कि कितना जाएगा? 2 छक्के 12, यानी कि छठवां पद। छठवां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, तो बिल्कुल छठवां पद कौन सा निकल के आ गया हमारे पास में? 9। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा भैया? इसका आंसर हमारे पास में क्या निकल के आ जाने वाला है? माध्यिका का मान। माध्यिका का मान निकल के आ जाएगा बेटा 9। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य लिखिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे निम्नलिखित आंकड़ों का? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इन सभी को ऐड कर देना है और अपोन में कुल प्रेक्षकों की संख्या से भाग दे देना है। समझे? क्या करेंगे हम? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तो क्या करेंगे? 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 और बटे में क्या आ जाएगा? देखिए 6 7 10 12 13 4 8 12 कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग दे देना, आपका माध्य निकल के जाएगा। देख लीजिएगा आंसर क्या निकल के आएगा। आगे देखेंगे, यदि कुछ आंकों का प्रश्न 121 है तो उन आंकों का मानक विचलन, तो ध्यान से सुनना कि यदि किसी आंकों का प्रसरण हमको दिया हुआ है तो उन आंकों का मानक विचलन हमारे पास में मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है √ के अंदर प्रसरण। प्रसरण कितना है? 121, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 11। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। आंसर आ जाएगा आपका 11। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का माध्य 5 है। क्या वाकई में प्रथम 9 प्राकृत संख्या अगर बात करें तो n+1 अपोन में 2 कितने बोला है? कितने की बात बोला भैया? प्रथम 9 की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रथम 9 n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 9 + 1 अपोन में क्या है? 2 अपोन में 9। ठीक है, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा? 9 गुणित में 10 बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ से 2 बटे में 9। अभी हो गया यहाँ से 2 पंजे 10, तो मेरे पास में कितना निकल के आया भैया? ठीक है ना, 9 क्या आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ से 9 2 पंजे 10 हो गया, तो 9 पंजे कितना हो गया? यहाँ से 45 बटे में 9, और 9 पंजे क्या होता है हमारे पास में? 45। तो ये आंसर जो है हमारे पास में क्या निकल के आने वाला है? 5, जो कि क्या है? एकदम सत्य है। क्या है हमारे पास में? एकदम सत्य है। ठीक है, क्या बोला था उसने कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या वाकई में 5 होता है? तो प्रथम 9 प्राकृत संख्या ले लीजिएगा, उनका माध्य निकालेंगे तो बिल्कुल 5 होता है। प्राकृत संख्या अगर हम देखें तो मेरे पास में 1 से शुरू होती है। ठीक है, n+1 अपोन में 2, और चूंकि वो किसकी बात कर रहा था? 9 प्राकृत संख्या, तो टोटल नंबर कितने हमारे पास में? 9, और यहाँ पे उनका योग, तो n+1 अपोन में 2 बटे में 9, और हमने निकाला तो कितना निकला मेरे पास में? 5। तो ये बात एकदम सत्य है। मानक विचलन का प्रसरण का वर्गमूल होता है। क्या लिखा है? मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। अभी मैंने बताया कि मानक विचलन बराबर होता है √ के अंदर प्रसरण, तो बिल्कुल ये वाली बात एकदम सत्य है। डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आगे देखते हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य की, ये वाला क्वेश्चन वहां से निकल के आ गया है। तो √ के अंदर ए भी होता है, सबको पता है। एक श्रृंखला के लिए अधिकतम मान न्यूनतम मान का अंतर, तो एक श्रृंखला के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? उसकी परास कहलाता है, बोले तो रेंज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परास कहलाता है। माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य क्या कहलाता है? माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य क्या लिखा है भैया? माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं, क्या होता है भैया इसका मान? तो माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य जो होता है भैया, वो क्या कहलाता है हमारे पास में? प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आंकड़ों के लिए माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो आप लोग खुद निकाल लेंगे, आपके लिए दिया जाता है ये प्यारा सा स्वीट सा होमवर्क, इसको जरूर कीजिएगा। माध्य से संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, माध्य से संख्याओं का माध्य विचलन ज्ञात करना है, सूत्र उसके लिए क्या हो जाएगा? माध्य से संख्याओं का माध्य विचलन निकालने का, तो वो होता है समेशन i बराबर 0 से लेकर के n। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है xi माइनस में x बार, यानी कि उसका माध्य, बटे में आता है हमारे पास में कैपिटल N। अगर देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 है, यानी कि n की वैल्यू तो कितनी निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। अब हमको पहले निकालना पड़ेगा माध्य, तो कैसे निकालेंगे? इन सभी का योग करेंगे तो आप आएगा 25 बटे में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका बेटा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब xi क्या है? तो इन सभी की वैल्यूज की बात हो रही है, तो अब क्या करना है? इन सभी की वैल्यूज को, मतलब कि xi में से x बार को माइनस करके सबको जोड़ देना है। योग की बात हो रही है, जोड़ देना है। तो 5 - 3 होगा तो कितना आएगा? 2, प्लस में 5 - 4 होगा तो 1, प्लस में 5 - 5 तो क्या जाएगा भैया? 0, प्लस
5 माइनस क्या होगा हमारे पास में 6, तो चूंकि हमारे पास में मापांक लगा है तो प्लस का ही आएगा, तो क्या जाएगा 1, प्लस में 5 माइनस 7 होगा तो क्या जाएगा 2, बटे में क्या है n की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया 2 और 1 3 4 5 6 बटे में 5 जो है आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल के आने वाला है माध्य विचलन। ठीक है, आगे देखेंगे वर्गांतर के मध्यमान, तो मध्यमान क्या है भैया इसका 25 होगा ना, मध्यमान 20 से 30 के बीच में मध्यमान क्या है 25 है। ठीक है, आगे देखेंगे श्रृंखला के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के अंतर को परिसर कहा जाता है, तो बिल्कुल परिसर बोल लीजिए या परास बोल लीजिए, बात एक ही है, सत्य है ये एकदम। ठीक है, आगे देखेंगे माध्यिक गणना के लिए आंकों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल ही एकदम सत्य बात है कि माध्यिक गणना के लिए पहले हमको क्रम में आंकों को व्यवस्थित करना पड़ता है। अब चलिए स्वागत करते हैं एकदम बॉम्ब ब्लास्ट के साथ में किसका, हमारे लास्ट चैप्टर का, कक्षा 11वीं का लास्ट चैप्टर 14वां चैप्टर, इसका नाम क्या है प्रायिकता। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, सबको पता है, रिक्त समुच्चय आता है। 3 सिक्कों की एक साथ उछाल जाने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है, तो कुल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास में 15 समझ चाहिए, 15 बिंदु कितने होंगे 8। कैसे कि s बराबर 3 सिक्के हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं कि तीनों पर h h h या तीनों पर t t t या फिर h t h या फिर क्या हो सकता है भैया t h t या फिर t t h या फिर क्या हो सकता है s t t। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए अभी तक तो। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से परिणाम और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं हमारे पास में, इसके अलावा हमारे पास में हो सकता है एच एच टी, है ना, एच एच टी नहीं हुआ था ना, हाँ एच एच टी हो सकता है कि भैया हेड हेड और टेल आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या, इसके बाद में हमारे पास में क्या हो सकता है, तो एच एच एस टी टी टी, ठीक है ना, एच एच टी हो गया। ठीक है, टी टी एच हुआ क्या, टी टी एच भी हो गया, फिर एस टी टी की बात भी हमने कर ली, फिर एस टी एच भी हो गया, बिल्कुल हो गया, फिर इसके बाद में टी एच टी भी हो गया। ठीक है, और एक हो सकता है हमारे पास में टी एच एच। तो इस तरीके से आपके पास में कुल मिलाकर के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। अब उसने बोला 2 चित्त यानी कि हेड, 2 चित्त, दो चित्त किस किस में आ रहे हैं, एक इसमें आ रहा है 2 चित्त, ठीक है ना, इसमें आ रहे हैं 2 चित्त, तो इसमें आ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास में 8 है, उसमें से 2 चित्त किस में आ रहे हैं, सिर्फ वो सिर्फ अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, तो 3/8 आपके पास में 2 चित्त आने की प्रायिकता निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पीए एक घटना की प्रायिकता है तो पीए प्लस पीए नोट की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या होती है 1 होती है। क्या होती है हमारे पास में पीए प्लस में पीए नोट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, पेदर समष्टि लिखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वही उसकी पेदर समष्टि हो जाएगी, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण का पेदर समष्टि एस है, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि जो निकल के आया है वो एस है, तो प्रायिकता पीएस क्या निकल के आएगी, तो भैया कुल संभव परिणाम भी ऐसी है ना, और हमारे पास में अनुकूल परिणामों की संख्या भी जो प्रतिदर्श समष्टि है पूरी की पूरी एस है, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। आगे देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, 2 सिक्कों को उछालने की बात हो रही है तो क्या हो जाएगी एच एच एस टी टी एच और क्या आ जाएगा भैया टी टी, इसके अलावा कुछ होगा क्या नहीं। ठीक है, अब देखिए पीए प्लस पीए नोट की वैल्यू तो अगेन हमारे पास में क्या होगी 1 ही निकल के आएगी। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो क्या लिखा है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो देखो परस्पर अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो पी ए या बी यानी कि पी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है भैया पी ए प्लस में पीवी के बराबर होती है, क्योंकि जो अपना पी ए इंटरसेक्शन भी था वो तो किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस में पीवी के। आगे देखते हैं, यदि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता पी ए दे रखी है तो घटित ना होने की प्रायिकता क्या निकलेगी 1 माइनस पी ए निकलेगी, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2/11, तो 11 माइनस में 2/11, तो बेटा आंसर कितना आ गया 11 में से 2 गए तो बचे कितने 9, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास में 9/11 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछालने का परीक्षण सरल घटना को उदाहरण है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने वाला परीक्षण क्या सरल घटना का उदाहरण है, तो बेटा अगर 2 सिक्के हैं हमारे पास में और 2 सिक्कों को अगर आपने एक बार उछाला, तो 2 सिक्कों को अगर हम एक बार उछालेंगे तो 4 तरह की हमारे पास में वो बनती है, ठीक है, तो ये हमारे पास में सरल घटना का उदाहरण है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ये मिश्र घटना का उदाहरण ही होगा कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने वाला परीक्षण सरल घटना का उदाहरण है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास में असत्य हो जाएगा, है ना। 2 सिक्कों को अगर आप एक बार उछालेंगे तो 4 तरह की संभावनाएं बन के निकल के आएंगी हमारे पास में।
पीए मेरे पास में देखा है, पीए नहीं की वैल्यू क्या होगी, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगी भैया पीए, तो 1 माइनस में 3/5, तो आंसर क्या जाएगा 5 माइनस 3, 2/5 आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है, तो ए नहीं की प्रायिकता ये अभी अभी मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक है, होमवर्क में कर लेना, सेम क्वेश्चन अभी अभी मैंने आप लोगों को कराया है। आगे देखेंगे, एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव अपवर्जी होती हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि की जो भी हमारे पास में सरल घटनाएं होती हैं जो कि अलग 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 निकल करके आएंगी, तो एक प्रतिदर्श समष्टि की सरल घटनाएं सदैव परस्पर अपवर्जी होती है। तो हाँ भैया, ये वाली बात जो है हमारे पास में क्या है, सत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे, ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए पी बी, चलो ठीक है, हमको क्या करना है, पी बी की वैल्यू निकालनी है। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है हमारे पास में, पी ए प्लस में पी बी माइनस में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 0.7, पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, प्लस पीवी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 0.2। ठीक है, अब इसको इधर पे लेके आएंगे तो हो जाएगा 0.7 प्लस 0.2 बराबर में 0.4 प्लस में पीबी। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारे पास में 0.789 हो गया। ठीक है ना, बराबर में 0.4 प्लस में पीवी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पीवी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, पीवी बराबर 0.9 माइनस में 0.4, 9 में से 1 2 3 4 गए तो कितना बचा भैया, 0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, पीवी की वैल्यू आपके पास में क्या निकल के आएगी, 0.5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घटना का प्रतिदर्श स्थान में एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना कैसी घटना कहलाती है, सरल घटना कहलाती है। अगर हमारे पास में एक ही प्रतिदर्श बिंदु उसके अंदर होने वाला है, तो किसी घटना में यदि एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु है तो उसको मिश्रित घटना कहते हैं। तो ये वाली बात भी एकदम सत्य है कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित घटना कहते हैं। यदि किसी घटना ई में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो घटना ई को क्या कहेंगे, हम सरल घटना कहेंगे। कैसी घटना कहेंगे भैया, सरल घटना कहेंगे, अगर एक ही प्रतिदर्श बिंदु उसके अंदर आ रहा है। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, ये बनेगी हमारे पास में प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके पास में पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स की हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट तैयारी कर ली। सारे के सारे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी थे 1 से लेकर के 14 चैप्टर्स के एकदम कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की 100% तैयारी हम लोगों ने करा दी है, क्योंकि इससे पहले हमने 1 to 8 फिर इसके बाद में 9 to 14 चैप्टर्स को अलग अलग इस तरीके 2 सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। तो बस आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया आने वाला है। कल आप सभी लोगों का जो है 13 मार्च है, कल गणित का आप लोगों का एग्जाम है, बढ़िया अच्छे तरीके से देखे जाना है, एकदम शांत रहना है। 3 घंटे का पेपर है, आराम से लिखना है हमको, और ऐसा नहीं करना है आपको, करना है कि 1 घंटे पहले अपनी बुक छोड़ देनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है 1 घंटे पहले, और बढ़िया मस्त एग्जाम सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना है, किसी तरह कोई टेंशन लेना, बढ़िया एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब मिलना मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।